वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 13 दिसंबर है। तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ जो भी आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हो वो स्टेट गवर्नमेंट को हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। जो भी आपका सुझाव हो, साथ ही साथ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपका इंटरनल मोटिवेशन हो सके, इंटरनल डेवलपमेंट हो सके और साथ ही साथ जो हेजिटेशन है वो भी दूर हो सके। आपको युक्ति आईएएस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको होल टेस्ट यहाँ अवेलेबल होगा, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस। साथ ही साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उससे रिलेटेड भी टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे, एनसीईआरटी टेस्ट अवेलेबल होगा। साथ ही साथ आप जो भी क्लासेज कवर करते हैं, टारगेटेड बैच चलाया जाता है, उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ और जो भी गाइडलाइंस आपको वहाँ पर दी जाती है सभी का लाभ ले सकते हैं। और फ्री मटेरियल आपको यहाँ अवेलेबल होगा, बहुत सा फ्री मटेरियल जैसे लाइव टेस्ट किया गया उसका आप लोगों को यूट्यूब पर आपको यूपीआई लाइव टेस्ट लेता है तो उसका भी पीडीएफ आपको ऐप पर अवेलेबल होगा, स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पर। तो आप लोग यूपीआई इसका ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और देखिए क्या स्पेशल आप लोगों के लिए किया जा रहा है, क्या नए नए तरीकों, नए नए टेक्निक को डेवलप किया जा रहा है, ताकि आपका ना होल डेवलपमेंट हो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप लोग मुझे सहयोग कीजिएगा। देखिए, आज के न्यूज़ में बहुत खास है, दो तीन टॉपिक जो आपको ज़रूर करके जाना चाहिए एग्जाम में, और यहाँ से बार बार प्रश्न उभरते हैं, वो पीटी के मेंस स्तर पर हो, मेंस के स्तर पर हो या इंटरव्यू के स्तर पर। जैसे जो भारत सीमा विवाद है, जो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आता है ना, सीमा विवाद, वहाँ से रिलेटेड आपको सीमा विवाद से ये टॉपिक रहेगा। वो पाकिस्तान से सीमा विवाद हो, बांग्लादेश से सीमा विवाद, कुछ सीमा का हलचल हो, उसके बाद भूटान के सीमा विवाद से संबंधित हो, फिर चीन चीन से संबंधित सीमा विवाद हो, तो सभी से भारत के जो साझा करता है अपनी जमीन भूमि, उससे सीमा विवाद को लेकर कुछ न कुछ हलचल हमेशा रहता है और आपको यह प्रश्न उभारता है ये टॉपिक। तो इसे बेहतर तरीके से आप लोग कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र है, भारत के और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का केंद्र बन गया है, जिसमें कुछ घटनाएं देखने को मिली है। उससे पहले मैंने भारत और चीन के सीमा विवाद पर 22 अगस्त के न्यूज न्यूज दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में विस्तृत चर्चा किया हो कि सीमा विवाद कौन कौन से हैं, मैकमोहन रेखा क्या क्या है, एलएसी क्या है, नियंत्रण वास्तु जो नियंत्रण एक्चुअल रेखा जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन जो है एलएसी, वो क्या है, किस रूप से वो परिभाषित किया गया, और जो हमारा भूमि क्षेत्र है यहाँ से लेकर, है ना, ऐसे ऐसे ऐसा है ना, तो यहाँ से लेकर क्या सीमा विवाद है इस चीन के साथ, क्या अरुणाचल प्रदेश कॉन्सेप्ट है, क्या अक्साई चीन कॉन्सेप्ट है, मैंने सब पर कवर कर चुका हूँ आपको 22 अगस्त 2022 के न्यूज एनालिसिस में। तो आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, वहाँ से कवर कर लीजिएगा इस पॉइंट को। बाकी जो तवांग का जो क्षेत्र विवाद हुआ उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, विस्तृत इसके संदर्भ को समझेंगे। थोड़ा सा जूम करके मैं यहाँ क्लियर कर लूँ। देखिए हुआ क्या है, इसको पहले न्यूज़ को हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसके की पॉइंट को देखेंगे। और याद रखिएगा, तवांग जो क्षेत्र है लगभग 10,000 फीट के दूरी ऊपर स्थित है और यह भूटान से सीमा साझा करता है, प्लस अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को और असम के कुछ पार्ट को यह कवर करता है, वहाँ से कुछ दूरी वहाँ पर संबंधित है। तो यह बहुत ही लोकेटेड रणनीतिक दूरी भारत के लिए केंद्र बिंदु बन जाता है, स्ट्रेटजिक पॉइंट यह है भारत के लिए। तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीते शुक्रवार को क्या हुआ, भारत चीन सैनिक के आमने सामने संघर्ष हो गया। तो क्या हुआ, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन का आर्मी को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, के जवानों ने तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को क्या किया, एलएसी पार करने की कोशिश की थी। 9 ही दिसंबर का ये घटना था, जिसका न्यूज़ आज आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हम लोग भारत से जो चीन में है ना, गोली बंदूक से आप लोगों को यहाँ पर झड़प नहीं होती है। यहाँ पर डंडे और शक्ति प्रदर्शन, अर्थात जो शारीरिक शक्ति होता है उसका ही प्रदर्शन होता है। मैंने आप लोगों को 62 का जो समझौता बताया था उसमें चीज़ें आप लोग को स्पष्ट किया था भारत चीन के संदर्भ में कि क्यों नहीं यहाँ पर गोला बारूद, या तो हमारे देखते हैं ना हमेशा पाकिस्तान के क्षेत्र में गोला बारूद होता है, पर
चीन के क्षेत्रों में गोला बारूद नहीं होता। तो उसका कारण क्या है, हम लोग ट्रीटी से बंधे हुए हैं, अर्थात जो चीज़ें हैं उसके संदर्भ में ही आपको स्पष्ट होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। साथ ही देखिए 30 सैनिक घायल हुए दोनों पक्ष की तरफ से, ये आंकड़ा होता है और इससे भी अधिक हो सकता है आंकड़ा, तो ध्यान रखिएगा। अभी आंकड़ा जो दिया जा रहा है 30 ही सैनिक। तो भारतीय सैनिकों ने क्या किया है, ध्यान रखिएगा। 151 बेस अस्पताल का इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझनी होगी। एलएसी में हुई झड़प के तुरंत बाद भारत और चीन के तवांग सेक्टर में सैन्य कमांडर के बीच सीमा पर शांति बहाली के लिए फ्लैगिंग मीटिंग की गई। फ्लैग मीटिंग उसे कहते हैं जो तत्काल रूप से दोनों सेनाओं के प्रमुख जो होंगे उस सेक्टर जिनका प्रमुख है उनको बुला के एक बेंच पे बैठा कर उससे संबंधित जो भी होगा आंकड़ा लिया जाएगा, उस पर शांति बहाली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये सब घटनाक्रम हुआ है। इससे फिर देखिए कुछ घटनाक्रम और भी आप लोग को याद रखना, जैसे पूर्वी लद्दाख के गलवान जो घाटी हुआ था 2015 जून 2020 को जो घटना हुई थी, एलएसी पर खूनी संघर्ष हुआ था। वहाँ मारपीट इतनी हो गई थी दोनों तरफ के सैनिकों के संदर्भ में, तो बहुत से सैनिक चीन के मारे गए थे। तो और इसमें बिहार रेजिमेंट का बहुत ही योगदान नाम आपको याद सुनने को मिला होगा। तो याद रखिएगा सीधे टकराव का दूसरा मौका यह यहाँ पर तवांग में आया। तो देखिएगा इस पर प्रश्न पीटी में तवांग से पूछा रहेगा, उसके लोकेशन से प्रश्न हो सकता है, वो कब तवांग के क्षेत्र में कौन सी नदी निकलती है या ऊंचाई इसकी क्या दूरी है, इससे प्रश्न पूछ सकता है। तो इस पर विस्तृत रूप से आप लोगों को नजर रखना है। लगभग 10,000 फीट की दूरी पर यह तवांग जिले में आता है। यहाँ चू घाटी याद रखिएगा, तवांग का क्षेत्र जब भी नाम आएगा ना तो यहाँ पर चू घाटी याद रखना आप लोग को, इसी घाटी में तवांग क्षेत्र है। तो इस घाटी का नाम आप लोग रखिएगा याद। अब देखिए यहाँ पर संतोष जो बाबू थे वो समेत 20 भारतीय शहादत देते हुए चीनी सेना के मंसूबों को नाकाम कर दिया। वहाँ भी 50 से अधिक सैनिक मारे गए थे। चीन का आंकड़ा और भी अधिक था पर जारी उसने इसी के संदर्भ में किया था, इसी के आसपास, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे याद रखिएगा आप, यहाँ पर एलएसी का जो पूर्वी लद्दाख में PLA जो बोला जाता है, मई 2020 में अतिक्रमण जारी कोशिश किया गया और इसी के संदर्भ में ये सब में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए आप लोग पहले का जो वीडियो उसे देख लीजिएगा। अब 20 सितंबर 2020 में क्या पेंगोंग झील इलाके में एलएसी पर चीन के सैनिकों की गोलीबारी घटना को अंजाम दिया था। हालांकि देखिए गोलीबारी की घटना यहाँ हुई थी पर अभी भी हम ट्रीटी से बंधे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें आम बात है सीमा पर। सीमा जब भी होता है ना, झड़प, आपसी झड़प जो है केंद्र है, वो आम बात है सीमाओं पर और सभी जगह होता है। ऐसा नहीं कि भारत चीन पर ही हो रहा, भारत पाकिस्तान पर, जहाँ भी है विश्व के कहीं भी सीमा विवाद है वहाँ पर ऐसी आपसी झड़प होती है। शक्ति का संतुलन किया जाता है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि चीज़ें और भी इसके बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें की जा सके। तो ये है बैकग्राउंड इस न्यूज़ का। उसमें देखिए ध्यान रखिएगा चीनी सैनिकों की संख्या 300 से अधिक थी, जो करीब 17,000 फीट तवांग घाटी सेक्टर जहां पर हुई है 17,000 फीट, औसतन 10,000 फीट होता है इसका, ध्यान रखिएगा। 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई है। उससे भी ऊपर जाके तवांग घाटी की जो सर्वोच्च बिंदु है वहां पर जाके हुई है, तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर हुई है। तो ये सब आंकड़े आप लोग याद रखिएगा और देखिए ये बयान याद रखिएगा 2006 का चलन, जिसके संदर्भ में 9 दिसंबर चीनी सैनिकों को आगे जो घटनाएं गर्म हुई ये याद रखिएगा। इसी के संदर्भ में हम लोग आज ये चीज़ कवर करने वाले की नोट्स को। की नोट्स देखने के लिए आप लोग जो भी प्राप्त करना, आपको ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, अंडरलाइन पेपर और प्लस की नोट्स भी आपको प्राप्त होगा। तो UPI का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, तो चीज़ें वहाँ से आपको मिलेगी। देखिए भारत चीन सीमा विवाद, आप पहले का वीडियो देख लीजिए, उसी में इसको ऐड कर लेना है। जो डेट मैं दिया हूँ 22 अगस्त का, उसको देख लेना है, प्लस ये आपको उसके साथ टैली कर देना है। तो देखिए भारत चीना सीमा विवाद जो था, भारत चीन सीमा विवाद, उसमें जो है भारतीय सीमाओं के संबंध में जो चीन के पूर्व विशेष प्रतिनिधि दाई बिंगुओ, इनका नाम याद रखिएगा आपको, दाई बिंग गुगु, ठीक ना, इनका नाम याद रखिएगा। इंटरव्यू में अगर प्रश्न पूछे आपको तवांग के संदर्भ में कुछ कॉन्सेप्ट है क्या आपको पता है, तो इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। इन्होंने कहा था हाल ही में कुछ दिन पहले ही कि यदि भारत चाहे तो वह चीन के साथ जो विद्वान सीमा विवाद है, जो सीमा विवाद चल रहा है, उसका हल निकाला जा सकता है। तो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया, अर्थात मानते हैं ना आप लोग को किसी समस्या के निदान के लिए कुछ राय दे सकते, कॉन्सेप्ट दे सकते। उसी में दाई जो है ना, दाई
इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट क्या है, तवांग का जब भी चर्चा होगा तो उस कॉन्सेप्ट की चर्चा होगी, या अरुणाचल प्रदेश के मामले में जब भी चर्चा इंडिया के द्वारा, भारतीय चीन के द्वारा की जाएगी ना, तो इस कॉन्सेप्ट की चर्चा की जाएगी। तो इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग, कभी पूछ ले दाई कॉन्सेप्ट क्या है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, आज उसे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि उस दिन मैंने क्लियर नहीं किया था, क्योंकि उस दिन वीडियो बहुत लंबा हो गया था उसका, इसलिए। चलिए, दाई का यह बयान स्पष्ट करता है कि यदि भारत के देश के पूर्वी छोर में स्थित तवांग का क्षेत्र चीन के सौंपने के लिए राजी हो जाता है, अर्थात पूर्वी जो छोर है, ये क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, उसमें तवांग जो क्षेत्र चीन को सौंप देता है, तो भारत, चीन क्या करेगा, चीन भी भारत के पश्चिमी अक्साई चीन, तो अक्साई चीन कहाँ है, ये क्षेत्र है ना अक्साई चीन, तो इस क्षेत्र को चीन है ना, भारत के को कुछ छूट देगा। तो यहाँ कुछ छूट देने की बात कर रहा, और ये बोल रहा है कि तवांग जो क्षेत्र है, भूटान से लगा हुआ जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में, वो चीन को दे दीजिए। तो चीन को अगर दे देते हैं तो बायलैटरल कहने का मतलब एक हाथ से दीजिए और एक हाथ से लीजिए का कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहा है दाई बिंदु। तो इस पर हम लोग और आगे चर्चा करेंगे, ऐसा ये क्यों कह रहा है और इस पर क्या खास क्यों है, यह इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पर यह खास क्यों है, इसे आप लोग जानिए। ऐसा बयान आता है तो क्या बयान सही है या गलत है, इसके आधार होते हैं, और क्या कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है, क्या उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड में चल रहा, पर्दे के पीछे कुछ है, अदृश्य शक्तियां हैं, उसे हम लोग देखेंगे। मैं लगातार आप लोगों को हाइजेनहावर का थ्योरी बताता हूँ कि अदृश्य शक्तियां हमेशा काम करती है, कहीं भी आप काम करते, कहीं भी शासन प्रशासन में हो, वहाँ पर अदृश्य शक्तियां काम करते, वो किस रूप से स्पष्ट होता है तवांग के मामले में, उसे देखिएगा आप लोग। चलिए, खास क्यों है, तो भारत चीन सीमा विवाद के संबंध में दाई का यह बयान उस समय आया जब दोनों देशों के मध्य आतंकी मसूद अजहर एलएसी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो होता है, और सभी पर मैंने चर्चा किया हूँ ना आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में बताइए तो एनएसजी जो ग्रुप है उसकी स्थापना कब हुई, उसके निदेशक वर्तमान में कौन है, भारत कब इस ग्रुप से शामिल हुआ है या नहीं, ये आप मुझे बताइए। और एनएसजी में शामिल होने से पहले किस संधि को करना जरूरी है, तो आप बताइएगा, और उस संधि की स्थापना कब हुई थी, और भारत क्या उसका सदस्य देश है या नहीं, आप लोग ये सब क्वेश्चन बताइएगा। मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही इस टॉपिक को कवर किया है, तो इतना जल्दी आप लोग भूले तो नहीं होंगे, तो सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, इसी की सदस्यता और भारत पाकिस्तान गलियारा जो सीपेक है, जिसे बोला जाता है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे विषयों प्रमुख विचार विमर्श का मुद्दा बने हुए थे। तो देखिए, ये बयान इसलिए आया था तवांग क्षेत्र से रिलेटेड दाई जी का, कि ये जो बैक अदृश्य शक्तियाँ जो इसमें हमको चीन चाहता था भारतीय समर्थन, आपको मैंने सीपेक पढ़ाया था तो बताया था ना कि जो वन बेल्ट वन कॉन्सेप्ट जो चीन चीन लेकर आया है, उसमें चीन भारत का समर्थन चाहता है, और भारत समर्थन इसलिए नहीं करना चाह रहा है क्योंकि वो सीपेक से जुड़ा हुआ है, तो किसी न किसी से बायलेटरल ये चीज़ चाहता है कि समर्थन कर दे, तो इसलिए हम इसे न तवांग का थोड़ा लालच देंगे, तवांग और अक्साई चीन का लालच देंगे। तो अक्साई चीन में अगर हम चीज़ें ओपन कर देते हैं, अक्साई चीन बहुत से मुद्दे से जुड़ा हुआ स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, भारत का संप्रभुता का प्रश्न है, तो जब ये सॉल्व हो सकता है तो हो सकता है आगे आने वाले समय में जो पाकिस्तान जो चीन को दिया है भूमि, मैंने कल आपको क्लास में बताया था, पॉलिटी क्लास में, एक क्षेत्र है जो चीन को गिफ्ट कर दिया था पाकिस्तान ने, उसका भी समाधान हो सकता है, या एलएसी के मुद्दे में भी कुछ जो पीओ के क्षेत्र है, अक्साई गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है जो स्वतंत्र है, उसके भी मुद्दे में कुछ चीन समर्थन कर सकता है, अर्थात ये इसने एक लॉलीपॉप इंडिया को दिया कि तुम इस मुद्दे पर तवांग हमें दो, और बाकी में हम चीज़ें ना धीरे धीरे ये सब चीज़ें कर सकते हैं अदृश्य के रूप में, आगे हम फ्यूचर में इस पर डिस्कस कर सकते हैं। पर मामला यहाँ समझिएगा ये कि यह मुद्दा किस रूप से भारत के हित में है या नहीं है, ये समझने की जरूरत है, और तवांग क्यों वर्तमान में यह घटना हुआ, ये आपको बैकग्राउंड समझना है। ऐसे नहीं कि मान लीजिए उठा और चल गया, चीन की सेना आई अरुणाचल प्रदेश पर आकर हमला कर दिया ये तवांग क्षेत्र में, या कहीं भी आप देखते होंगे अक्साई चीन क्षेत्र में हमला करता है, तो ऐसे पीछे लॉजिकल कारण होते हैं कुछ वर्षों का। ऐसे ही नहीं तुरंत उठा चीन की सेना और चल आया इंडिया के क्षेत्र में आकर हमला कर दिया, इस प्रकार से झड़प हो गई, उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, कुछ विवाद रहे होंगे, कुछ प्रक्रियाएं चल रही, उसी का असर देखने को मिलता है। तुम ऐसे नहीं मानोगे तो हम ऐसे तुम पर टॉर्चर करेंगे तुम्हें,
ये सब टॉर्चर का ही कारण का समझा जा सकता है कि देखिए शांत चल रहा था कुछ दिनों से, अब 2020 से मामला शांत चल रहा है। अब देखिए क्या मन हुआ कि तवांग में आके ये झड़प हो गई। तो ये होता है ना कि हम क्षेत्र को जिंदा रखे हुए हैं कि हाँ विवाद का क्षेत्र है भाई, तुम इसे भूल मत जाना, ये कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पर। इसीलिए लगातार झड़प देखने को कुछ कुछ अंतराल पर देखने को मिल जाता है। तो उसी क्रम में आगे देखिएगा, नोट यहाँ याद रखिएगा क्या दाई का यह बयान क्यों आया था कि भारत चीन सीमा विवाद हल निकालने के बजाय सीमा विवाद के मुद्दे पर बीजिंग के रुख को दृष्टिगत करता है या स्पष्ट करता है कि जो सीमा विवाद है भारत चीन किस मुद्दे से किस स्तर पर चीन इन क्षेत्रों का विवाद समाधान चाहता है। अर्थात यह कह सकते हैं एक हाथ से लेने और एक हाथ देने का जो कॉन्सेप्ट है चीन के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पुरानी हो चुकी 1962 से हो गई है, चीज़ें धीरे धीरे चीन इस क्षेत्र में आना चाहता है। तो यहाँ पर समझिएगा चीनी बीजिंग का रुख होता है, जहाँ पर ये बात बोल रहा है ना कि आपको हमको कुछ क्षेत्र देते हैं तो हम आपके कुछ क्षेत्र में रिबलेट करेंगे अर्थात छूट देंगे। तो कहीं न कहीं है ना चीन यह चाह रहा है कि कूटनीति को अपनाना चाह रहा है, तो भारत अपनी संप्रभुता के साथ कभी करेगा तो हम ये क्षेत्र भी नहीं देंगे और हम ये क्षेत्र लेंगे भी। भारत ये ना चाहेगा, क्योंकि तवांग का क्षेत्र भारतीय संप्रभुता अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है और भारत के भूभाग क्षेत्र में आता है। तो भारत कैसे देगा? हाँ, तुम्हारे नज़र से ये हो सकता है एक पॉइंट, पर मेरे नज़र से ये एक पॉइंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आगे हम लोग समझेंगे क्या भारत का रुख रहा है इस संदर्भ में। तो चीन के साथ जो सीमा विवाद का समाधान हेतु तवांग क्षेत्र में चीन को सौंपे जाने वाले शर्त स्वीकार करना वस्तुतः भारत के लिए कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र है ना भारत की पूर्ण संप्रभुता वाला क्षेत्र माना है। तो यह क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है यह पूर्ण संप्रभुता वाला प्रश्न बन जाता है। अर्थात इसको दे देने का मतलब है कि हमारे साथ जो भी सीमा विवाद चल रहे हैं अन्य देशों के साथ, उसमें भी हम लोग बार्गेनिंग करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो वो भी हमें डिमांड करेगा कुछ क्षेत्र तुम ले लो और कुछ हम ले लें। तो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं गौण हो जाएगा ना। और जो भारत इसी मुद्दे पर जाकर हर जगह रिक्रिएट करता है, हर जगह जाके चीज़ों को समझाता है कि हर मंच पर जाकर ये भारत की एकता संप्रभुता का प्रश्न है, इसलिए हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। तो यह दूरगामी परिणाम लेकर आ जाएगा भारत के लिए, जो इसके वास्तविक जो नीति है ना उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। तो इसलिए भारत है ना इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकता। इस प्रकार के जो वार्तालाप किए जाते हैं उसको अमली जो जामा होता है धरातलीय स्तर पर उसे नहीं पहना सकता। उसके पीछे दो तीन कारण है, तो उसमें देखिए समझिएगा। यहाँ पहला कारण कि तवांग क्षेत्र भारत के संविधान में पूरी तरह आत्मसात करते हुए भारत के दो विधायकों अर्थात प्रदेश विधायिका अरुणाचल प्रदेश और राष्ट्रीय संसद जो पार्ट है संसद में अपना प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। यहाँ इस क्षेत्र से इलेक्ट किए जाते हैं हमारे जो इलेक्टेड जो विधानसभा है वहाँ से विधायक, और जो संसदीय क्षेत्र वहाँ से आपको सांसद इलेक्ट किए जाते हैं। इसके लिए ध्यान रखिए प्रतिनिधित्व है प्रदान किया हुआ। तो जो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रदान किया हुआ क्या भारत उसे दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। तो ये संप्रभुता का प्रश्न खड़ा कर देता है। साथ ही साथ सीमा विवाद के समाधान हेतु प्रस्तुत किया गया सुझाव जो पूर्णतः अनुचित है, और अनुचित होने का कारण मैंने बताया, जब एक संप्रभु क्षेत्र को भारत अगर इसे दे देता है अक्साई के मुद्दे के संदर्भ में, तो अन्य पीओको का क्षेत्र है उसे भी पाकिस्तान कल यही डिमांड कर सकेगा, चलो हम बलूचिस्तान तुमको क्षेत्र कर देते हैं, हमें कश्मीर दे दो तुम, है ना। या तो इस प्रकार की चीज़ें जो, और अक्साई बलूचिस्तान देखिए बात है हमारे क्षेत्र भूमि का है, पर पाकिस्तान ओरिएंट हो सकता है उपयोगी नहीं रहे, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कश्मीर, अब मैंने कल आपको बताया था दिल उसका मिलता है कश्मीर से, तो पाकिस्तान का दिल मिलता है ना कश्मीर से, तो हो सकता है कल ये स्वायत्त क्षेत्र है इसे भी डिमांड कर सकता है। इसलिए हम तवांग के मुद्दे पर संप्रभुता का प्रश्न लेकर आएंगे, ऐसे ही अन्य क्षेत्रों को हम रिलेट कर सकेंगे, और जो विश्व मंच है ना हम इसी आधार पर रख सकते हैं कि हमारे संप्रभुता का प्रश्न है, तुम देखो चीन क्या कर रहा है। और चीन इस प्रकार से बार्गेनिंग हर देश के साथ करता है, ऐसा नहीं चीन भारत के साथ नया कर रहा है, वो जापान के साथ भी करता है, और जो दक्षिण कोरिया उसके संदर्भ में करता है, या जितने चीन सागर के जितने देश है वहाँ से भी यह करता है। इस प्रकार का जो है ना पता नहीं विदेश नीति जो उनकी है किस संदर्भ में बातें करती, या क्या संप्रभुता को किस संदर्भ में समझती, ये उनके विदेश नीति का पार्ट है।
पर हमें ये समझना है कि वो इस प्रकार की नीतियाँ सभी देशों के साथ लागू करना चाहती है। जैसे वो अपनी संप्रभुता को एक वस्तु मात्र समझे, ऐसे प्रतीत होता है कि कोई वस्तु हम चलो बाय कर लेते हैं। और मैं तो पहले ही वीडियो में, बहुत से वीडियो में बताया, अगर चीन को, अगर हमको विवादित सीमा का निर्धारण करना है, चीन को इस मुद्दे पर चुप करना है ना, उसका एकमात्र कारक हो सकता है, कारण हो सकता है, जिसके आधार पर वो चुपचाप बैठे रहे, या वो स्वयं वो सहज महसूस कर ले कि नहीं, अक्साई चीन तुम्हारा भी है और अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा ही है। उसके पीछे सबसे ज़रूरी है हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को है उसको डेवलप करें, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करें। मैन्युफैक्चरिंग जो चीन से हमारे यहाँ आता है ना, जो हम लगभग 63 से 83 के आसपास पहुँच जाते हैं, उसका जो व्यापार डेप्थ है, हमारा घाटा जो होता है, अरब घाटा जो हो जाता है चीन के साथ, उसको हम जीरो पे लेकर आए और उसको है ना हम चीन को चीज़ें एक्सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि बस केवल हम चीन से मंगाते रहें और चीन हम पर व्यापार घाटा। जिस दिन हमने ये कर लिए, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप कर ली, उसके बाज़ार को हम तोड़ दिए, जिस दिन बाज़ार का जो चीनी बाज़ार का जो कॉन्सेप्ट है, उसको जिस दिन भारत ने तोड़ दिया, तो भारत के साथ है ना इसी संदर्भ में बात करेगा। ऐसा है भाई, तुम है ना ये काम मत करो, तुम अपने सीमा लो और जो तुम अपना प्रोडक्ट है कहीं और बेचो। हमारा जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए ए कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसी प्रोडक्ट को भारत भी बना ले ए, तो याद रखिएगा जिस दिन ये कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो विश्व भारत के प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगी। क्यों? रीज़न इसके पीछे आप जानते हैं, भारत के प्रोडक्ट पर लोगों का विश्वास अधिक है और ये लगातार आपको देखने को मिलेगा। उसी रेट पर, उसी क्वालिटी का अगर हम बना कर प्रोडक्ट भेजना चाहेंगे विश्व को, मान लीजिए कोई एक्स कोई देश है, तो भारत के प्रोडक्ट को ज़्यादा तरजीह देगा, न कि चीन का। रेट यही एक ही होगा, सभी क्वालिटी एक होगा तो भी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसके उससे जुड़ने के अन्य देश के एस्पेक्ट अलग होंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए, अगर चीन की नीतियों को संतुलित करना है ना, तो क्या करना है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना। इसलिए देख रहे होंगे लगातार जो वर्तमान सरकार है, चीन जैसे देश को, या तो पाकिस्तान, जो अन्य क्षेत्र के जो विवाद है उसको ना किस रूप से हम लोग टेक ऑफ करना चाहते हैं, टेक ऑफ हम इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप। और ये असर जो है ना, आपको जो PIL योजना दिया गया है, वो 20 से 25 साल के बाद इसका असर आपको देखने को मिलेगा कि जब हम इस क्षेत्र में डेवलप होंगे। सीमा विवाद का ऐसे समाधान चीन के मुद्दे पर नहीं होगा। हम कभी भी लड़ के या तो चीज़ों को, ऐसा नहीं कि भारतीय सेना कमज़ोर है, वो नहीं कर सकते। हम लोग लड़ के चीज़ें नहीं कवर कर सके, वो एक जगह समाधान होगा, दूसरे जगह विवाद उत्पन्न हो जाएगा। पर जिस दिन हम चीन के आर्थिक नीति को, आर्थिक मजबूती को तोड़ने लगेंगे ना, तो उस दिन वो है ना अपने रुख में परिवर्तन करना शुरू कर देगा। और क्यों करेगा? यह अमेरिका, ऐसा नहीं कि अमेरिका और चीन का जो विवाद चल रहा उसको उस संदर्भ से जोड़ के मत देखिए, क्योंकि भारतीय साझा सीमा करता है और एक पार्टनर, एक क्या कहते हैं, ओपोनेंट, विरोधी आपको एशिया में भारत खड़ा हो जाएगा। उसके मैन्युफैक्चरिंग, अभी सभी चीज़ें वो मैन्युफैक्चर करता है, इसके संदर्भ में वो स्थिति पॉजिटिव में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सी चीज़ें हम लोग को करने की ज़रूरत है, बस सीमा विवाद इस संदर्भ से नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर नोट याद रखिएगा, क्या है कि यदि ऐसा इससे पूर्व 3 बार किया जा चुका है। ऐसा नहीं कि तवांग क्षेत्र का जो दिया गया है राय, केवल पहली बार दिया गया था दाई के द्वारा, इससे भी पूर्व 3 बार किया जा चुका है। चीन इसके द्वारा इस तरह के बेबुनियादी सुझाव पेश किए जाते रहे और जाते भी रहेंगे। आगे भी इस प्रकार के बेबुनियाद मांगे आएगी। देखिए मानसिक रूप से ये खेलता है, ये शारीरिक रूप से नहीं खेलता है। एक बार एक फुसकी बम छोड़ देगा, उसके बाद है ना पूरा विश्व है ना इसके बारे में चर्चा करेगा, भारत के थिंक टैंक चर्चा करेंगे, वो मजा लेते रहेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बेबुनियाद बातें करते रहता, हमेशा की भांति भारत के सुझाव को नकारता है। या फिर भारत क्या करता है, भाई तुम जो सुझाव दे रहे हो ना अपने पास रखो, अपनी पोटली में बंद करके रखो। भारत संप्रभु देश है, भारत अपनी नीति निर्माण के लिए सभी चीज़ों को कवर करता है। और ध्यान रखिएगा, अभी विदेश मंत्री जो है ना, यूरोप को तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। यूरोप में आज ही उनका एक न्यूज और आया है, यूरोप जैसे देश पर उनके जाके देशों में जाके उनके मंचों पर जाके भारत की संप्रभुता, भारत के चीज़ों के प्रश्न उठाते, तो भाई तुम खेत की मूली हो। तो यही चीज़ याद रखिएगा कि चीज़ें समझ में आएगी। अभी चीन अभी समझ नहीं रहा है। मैंने एक गलती इसकी बताई है ना कि आतंकवाद को UN में जाके, सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर समर्थन किया इसने, अजहर जैसे मुद्दे पर, या तो और आतंकवादी को बचाने के लिए। आने वाले कुछ सालों के बाद, 20 से 25-30 सालों के बाद चीन ऐसी स्थिति में आएगा ना
न उसको पाकिस्तान का कांटा निगलने को बनेगा न उगलने को बनेगा। इसलिए देखिए चीन आने वाले समय में वो कहीं न कहीं 20, 25, 30 सालों में वो वैश्विक रूप से कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि यह विश्वास खोता जाएगा धीरे-धीरे और अभी भी विश्वास खो रहा है। तो भारत इसका इसी समय का वेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, वर्ष 1960 में चीन के प्रीमियर जो थे जुआंग एनएलआई द्वारा पैकेज सौदा दिया गया था। ये अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और भारत की संप्रभुता और अक्साई चीन के कब्जे को मान्यता प्रदान की गई थी। ये पैकेज याद रखिएगा, प्रीमियम जेनोहाई एलआई का नाम याद रखिएगा, जो उन्होंने एक पैकेज प्रस्तुत किया था, प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता तथा अक्साई चीन पर भारत के कब्जे अक्साई चीन पर चीन के कब्जे को मान्यता प्रदान की थी। इनके द्वारा स्पष्ट माना गया था वर्ष 1960 में कि अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता और अक्साई चीन पर जो आया हुआ चीन ना, वो कब्जा किए हुए है। तो यह संप्रभुता नोट याद रखिएगा, 1960 का दशक याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इस राय पर अर्थात दाई या इस प्रकार के जो भी राय आता है, उस पर भारत का रुख क्या है। इस बेहतरीन प्रस्ताव को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, ठुकरा दिया। और ठुकराएगा, क्यों नहीं ठुकराया जाएगा, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता का प्रश्न था। तो यहाँ याद रखिएगा, ये सब चीजें होती रहेगी। वस्तुतः उस समय इस संबंध को नेहरू चिंता का मुख्य कारण इसलिए भी मानते थे कि देश का पश्चिमी छोर, और जो कि न तो रणनीतिक रूप से भारत के लिए कुछ खास महत्वपूर्ण था, और न ही भारत की यह जानकारी थी कि यह क्षेत्र भारत की संप्रभुता वाले क्षेत्र में है अथवा नहीं। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर बातें बोली जाती है, यह सबसे बड़ा रणनीतिक गलती जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कर दी गई थी। जो देखिए होता है ना कि एक बात बताइएगा, मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछता हूँ। घर में होता है ना, घर में सास होती है, बहू होती है, ननद होती हैं, और भी देवर होते हैं, बहुत से लोग होते हैं ना, तो इनके बीच रिश्ते तो कायम होते हैं ना, और इनके बीच विवाद भी होता है। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हम लोग चाह कर भी नहीं बोल पाते हैं, होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी बातें जो सभी को नजर आती है, पर उसको बोलना नहीं चाहिए, उस बात को बोलनी नहीं चाहिए। सबको नजर आ रही है कि नहीं, सास का मुद्दा हो या बहू का मुद्दा या ननद का मुद्दा या कोई अन्य सदस्य का मुद्दा हो, वो नज़र सबको परिवार को आ रहा है, ये गलत है। फिर भी उस मुद्दे पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए कि नहीं ये इस तरीके से होनी चाहिए। अगर आप दे देते हैं ना, तो क्या होगा, बीच में है ना, उस गलती का फायदा सभी लोग उठाएंगे। तो इन्हीं में देखिए सभी को पता था कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो शुरुआती दौर में 1947 के बाद से जो 62 की स्थिति बताई जा रही है, उस बीच का क्रम जानिएगा। उस समय का जो पूर्वी पश्चिमी छोर था, अर्थात कहने का मतलब जो अक्साई चीन और ये सब क्षेत्र जो कश्मीर के ऊपर, मैंने आपको कल मैप में बताया था, यही कश्मीर है। बाकी बाकी निर्जन क्षेत्र मानता था भारत उस समय विदेश मंत्री। न तो रणनीतिक रूप से भारत के लिए कुछ खास महत्वपूर्ण मानता था, क्योंकि यहाँ से कुछ संसाधन हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे थे ना। तो इस संदर्भ में समझिएगा, और न ही कि भारत को यह जानकारी थी उस क्षेत्र में संप्रभुता क्यों, क्योंकि एलएसी तो यहीं तक क्लियर हुआ था, इसलिए कभी दावा ही नहीं किया गया था। और जब चीजें बिगड़ने लगी तो भारतीय रणनीतिक को यह समझ में आया, नहीं ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट हमारे लिए, अगर हम इस पर कब्जा नहीं रखेंगे ना, तो ये पाकिस्तान जो है चीन दोनों मिलकर हम पर हमला लगातार करेगा, आसान क्षेत्र भारत को। आपको पता, एक डाटा सर्वे आया था कुछ साल पहले, जिसमें ये बताया गया ना कि मान लीजिए हम लोग विकास कार्य में 10 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो कश्मीर मुद्दे पर हम लोग समस्या को 30 से 33% खर्चा कर रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार आया था, सर्वे अभी मैं भुला रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। उस सर्वे को देखिएगा, अगर हम पूरे देश में 10 रुपया खर्चा करें विकास में, तो लगभग 30 से 33% हम आतंकवाद और जो क्षेत्र है कश्मीर का जो क्षेत्र था उसके मुद्दे को सुलझाने में खर्च कर रहे हैं। तो समझ लीजिए, जब इस तरह का वित्तीय दबाव उभरा लगातार, उसके द्वारा 2-3 युद्ध हो गया उधर से, तो ये चीजें अब चिंता का विषय हो गया कि हम काश 1947 के चीजों को समझते और इन क्षेत्रों पर हम संप्रभुता अपनी उसी समय स्पष्ट कर देते। और जो चीजें देखिए, होता क्या है ना कि जाने अनजाने में गलती हुई, इसलिए मैं अभी बोला ना सास और ननद और बहू का कॉन्सेप्ट, कि घर में कुछ चीजें सबको नजर आएगी गलत है, पर उसके संदर्भ में कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए।
मानते हैं आपके विचार में ये क्षेत्र, आपके विचार से यह रणनीतिक नहीं रहा होगा, या तो कुछ उपयोगिता नहीं रहा होगा, महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा, पर आने वाले समय में तो जरूर हो सकता था ना। इसलिए प्रधानमंत्री के तौर पर ये नहीं बोलनी चाहिए था। इसी को लेकर बार बार विपक्ष, जो उस समय भाजपा हुआ करती थी या अन्य पार्टियां होती, इनको मुद्दा हमेशा बनाता है। तो ध्यान रखिए, इसी का फायदा आपको अन्य देश भी उठाता है, जिसमें पाकिस्तान और चीन भी रहता था शुरुआती दौर में, क्योंकि उनको पता था कि जब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यह बयान आया है, इन क्षेत्रों में इनकी पकड़ नहीं होगी, तो दावा बार बार धावा बोला जाता था। पर वर्तमान जो प्रधानमंत्री सरकार है, वो तो दावा पूरे क्षेत्र पर करती है। अब देखिएगा, कोई लोग आके इस पर नहीं दावा करेगा, जो जहां है वहीं स्टैंड में रहो। और जब सर्जिकल स्ट्राइक स्ट्राइक किया गया था, तब अमेरिका इसमें बोला था, अमेरिका ये बात बोला था पाकिस्तान को, जल्द से जल्द उस व्यक्ति को जो तुमने पकड़े हो ना, उसको तुम छोड़ो, नहीं तो तुम पर हमला भी कर सकता है इंडिया। हालांकि देखिए चीजें ना, पहले हम लोग क्या करते थे, वेट, पर अब है ना कि लोगों को पता चल गया कि नहीं, अगर ये नहीं बोला तो भी हम पर हमला कर देगा। एक डर का जो भय होता है ना, बहुत जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आप देखते होंगे नीतियां परिवर्तन हो रही है, और नीतियां परिवर्तन हो रही है वर्तमान में, तो वह जिसके पास शक्ति प्रदर्शन की क्षमता है ना, उसी की पूछ है। अब देखते होंगे हर मंच पर भारत को है ना भागीदार बनाया जा रहा है। इसके पीछे एक दो कारण नहीं, केवल हम आर्थिक रूप से है ना, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, या हमारे पास जनसंख्या बड़ी है, या इस प्रकार के बहुत से इलरेट हमारे पास चीजें डेवलप है, इसलिए कि हमने ना क्विक डिसीजन लेना शुरू कर दिया है। आज तुम हमला आकर मेरे पास आतंकवादी हमला करो, कल तुम्हारे 24 घंटे के अंदर तुम्हारे या जो भी टारगेट हम फिक्स किए, उसके बाद तुम पर हम तुम्हारे सीमा में जाके घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। तो विश्व समुदाय इस क्विक डिसीजन को पसंद करता है कि क्विक डिसीजन लेगा तो इसे किसी मुद्दे पर हम देंगे तो जल्द से जल्द। आपको आप समझ रहे हैं हमारे साथ रिश्ते कितने बेहतर हैं रूस के साथ, फिर भी भारत के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि अभी युग युग है ना, युद्ध का नहीं है। तो इनडायरेक्टली रूस को भी ये समझाना चाह रहे हैं ना कि भाई तुम जो चीजें कर रहे हो सही नहीं है, बल्कि हमारे साथ तुम्हारे रिलेशनशिप बेटर है, हम उसको खराब नहीं करना चाहते, पर विश्व समुदाय के प्रति भी आपका कुछ जिम्मेवारी है। कहने का मतलब यही नहीं इसके संदर्भ में आ रहा है। तो देखिए, इस क्विक डिसीजन को, चीजों को समझना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्विक डिसीजन पहले नहीं लिया जाता था किसी मुद्दे पर, विदेश नीति हो या इस संदर्भ में। हालांकि जो इन्होंने किया, इसका इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि इनके अन्य कार्य की आलोचना किया जाए। हाँ, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको आलोचना के पात्र है, जिससे हम लोग धीरे धीरे सुधार रहे हैं, और सुधारना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग उसमें नए थे, चीज़ों को समझ रहे थे, विश्व के समुदाय को समझ, उनके बिहेवियर को समझ रहे थे, ये सब चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है, इसके बैकग्राउंड में याद रखना है। ठीक, इसके इस नेहरू के इस रुख से क्या हुआ, देखिए अभी तक हम उन चीजों को झेल रहे हैं। क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, इस प्रस्ताव के पेश किए जाने के ठीक 2 वर्ष के बाद न केवल चीन के समक्ष भारत के निर्णय लेने संबंधी कमजोरी उजागर हुई, और भारत चीन को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण भी मिल गया। अर्थात देखते होंगे कि 1962 का जो युद्ध हुआ था, उसके संदर्भ में ही चीजें स्पष्ट हुई। जब जान रहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री, उनका ही रुख इस संदर्भ में निर्जन क्षेत्रों के संदर्भ में कुछ स्पेशल नीति नहीं है, लेट लतीफी निर्णय ले रहे हैं, अर्थात क्विक निर्णय ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। तो चीन क्या किया, इस अवसर का फायदा उठाया, और 1962 की चीजों में जब हम हिंदी चीनी चीनी भाई कर रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई जो कॉन्सेप्ट हम लोग दे रहे थे ना, उस समय चीन ने इसी लाभ का, इस बयान का उसने लाभ उठा लिया। तो आप देखते होंगे 62 का युद्ध हुआ उस कारण, और उसके पीछे क्या था, शक्ति प्रदर्शन था चीन का। और कुछ कारण क्या रहेगा बताइए। तो जब चीन के रिश्ते, जब हम हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, रिश्ते बेहतर थे, तो अचानक वो आ गया इस संदर्भ में, तो चाहा कि जैसे हम तिब्बत के मामले में चीजें कर रहे हैं ना, वैसे ही भारत के कुछ क्षेत्रों में कर ले, क्योंकि इन्हें निर्जन क्षेत्र मानता है भारत। तो इस प्रकार से वो रिलेट किया और चीजों को इस प्रकार से करना चाहा। हालांकि जैसे जैसे भारत विकास की लहर से तेज हुई, उसमें पश्चिमी सीमा पर भारतीय क्षेत्र के रूप में अंकित करना आरंभ कर दिया, जिसे मैक मोहन रेखा के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस संदर्भ में भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, आप लोग बताइए। तो 3 देश का नाम आप लोग क्वेश्चन में बताइए। भारत अफगानिस्तान सीमा के बीच जो नाम उसका क्या है, सीमा जो रेखा, उसका नाम क्या है, किनके नाम पर रखा गया, उसकी दूरी कितनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा सीमा रेखा है, उसकी उसका नामकरण किसके नाम से है,
और उसका निर्धारण कब किया गया था। तीसरा, भारत चीन के संदर्भ में सीमा रेखा का नाम क्या, उसका निर्धारण कब किया गया था। और सीमा, तीनों के बीच सीमा है निर्धारण, उसका नाम भी रखा हुआ है, तो वो क्या हुआ है, जैसे एलएसी है, एलएसी है तो एलएसी का गठन कब हुआ, एलएसी की रेखा सीमा निर्धारण कितने किलोमीटर तक किया गया। फिर एलओसी है, एलओसी भी आप लोग बताइएगा। ये सब प्रश्न आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग को क्लियर हो गया, मैक-मोहन रेखा इसी के संदर्भ में झलकता है। ध्यान रखिएगा, मैक-मोहन का निर्धारण फलस्वरूप देश में उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक अभिन्न हिस्से के रूप में दृष्टिगत करता है। फिर भी चीन है ना, मानता नहीं है कि भाई ये चीज़ें ना हम लोग नहीं किए हैं, तो एक टेबल पर जब तक जहाँ जहाँ अधिकार हम लोग किए वो मेरा है, बाकी हम लोग बाद में सुलझाएंगे। पर मैक-मोहन क्या बोलता है कि जो उत्तर से पूर्व तक जो सीमा निर्धारण है ना, वो भारत की संप्रभुता के क्षेत्र में है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, साथ में आगे याद रखना है एक कॉन्सेप्ट और, जैसे LAC प्लस सॉल्यूशन, याद रखिएगा LAC प्लस सॉल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट है। आपसे ना इंटरव्यू में से प्रश्न पूछा जा सकता है, सीमा विवाद को लेकर भारत में LAC प्लस सॉल्यूशन क्या है। और जब भी मेंस में प्रश्न पूछे तो आप लोग को इसी संदर्भ में चीज़ों को कवर करना है, LAC सॉल्यूशन क्या है। उसके संदर्भ में देखिए चीज़ें यहाँ पर, चीज़ें हम लोग बताएंगे क्या है कि भारत चीन सीमा विवाद का समाधान निकालने हेतु पेश किए गए दूसरे प्रस्ताव को LAC प्लस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, प्लस उसको सॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। दूसरा समाधान है जिसमें LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कि भारत चीन के मध्य सीमा निर्धारण के लिए खींची गई एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा की गई थी ना, उसी के संदर्भ में आगे प्रस्ताव गया। यह प्रस्ताव कौन किया था, याद रखिएगा। यह प्रस्ताव का पेशर उस समय भारत के तत्कालीन राजदूत जो AP वेंकटेश्वरन थे, और तत्कालीन चीनी प्रीमियम अर्थात चीनी राजदूत थे, उनको प्रीमियम बोला जाता है, चीनी राजदूत ज्वांग जियांग, जो आपको अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना ज्वांग थ्योरी, उनके द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसमें ये बोला गया था बैक चैनल टॉक, ये याद रखिएगा बैक चैनल टॉक किया गया था, अर्थात दोनों आपस में बैठ के एक कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे कि हम LAC प्लस कॉन्सेप्ट भी हम लोग प्रस्ताव के रूप में रख सकते अपने सीमा विवाद को लेकर। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो इसमें देखिए क्या था, जो LAC था उसके संदर्भ में सॉल्यूशन के प्रस्ताव पहले से की अपेक्षा कुछ नरमी बरती गई थी। जो LAC में जो चीज़ें थी उससे कुछ और नरम कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। भारत पूर्वी क्षेत्र में स्थित यथावत बने देने के लिए और पश्चिमी क्षेत्र में चीन के कब्जे वाले क्षेत्र कुछ रियायत देने का प्रस्ताव दिया था। तो देखिए पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र था ना, वहाँ पर क्या बोला कि हम पूर्वी क्षेत्र में स्थितियाँ जो यथावत रहेंगे, अर्थात चीन जिस क्षेत्र में जाके हमला करके जीता था 1962 में, उस स्थिति को हम लोग मानते हैं, यानी ये कॉन्सेप्ट के तहत LAC प्लस कॉन्सेप्ट के तहत। पर अक्साई का जो क्षेत्र है, अक्साई जो चीन का क्षेत्र यह है, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, कुछ छूट दे सकते हैं भारत को, भारत के संदर्भ में। तो यह और बात है कि भारत इस प्रस्ताव को भी सिरे से नकार दिया। अब नकार क्यों दिया, फिर आप ये बोल रहे हैं कि इस प्लस में कि हम संप्रभु क्षेत्र जहां हम प्रतिनिधि देते हैं वहां पर बोल रहे हैं कि आपका सीमा जो यथास्थिति LAC को हम उसको मानेंगे। और LAC 1962 में क्या था, 1962 में आपने कब्जा किया हुआ है ना, हम उसको जीत के फिर वापस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि भौगोलिक स्तर पर आपका निर्धारण है, आपका ये भू क्षेत्र है, आपने तिब्बत को हड़पा, तिब्बत के संदर्भ में चीज़ों को हड़पा, फिर आके यहाँ तिब्बत को भी आपने हड़पा है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा एक बना हुआ है। तो ये चीज़ें, और तिब्बत मुद्दा मैंने आप लोगों को पढ़ाया समझाया भी है ना। तो याद रखिएगा, आप कहाँ थे, आप यहाँ पर थे, यहाँ से आके तिब्बत को हड़पाया, तिब्बत के बाद भारतीय भूभाग पर जाके कब्जा किए। तो चीज़ें समझिए आपने क्या किया है, क्षेत्र का है ना, क्षेत्र को क्या किए, जीतते हुए आगे बढ़े, हड़पते हुए आगे बढ़े, अगर इस प्रकार से कहा जाए। एक समय ऐसा कभी आएगा ना, आपसे ये क्षेत्र लोग जीते, जब तिब्बत का निर्धारण होगा, या तिब्बत का जब दलाई लामा जब कॉन्सेप्ट देते हैं, अगर वो जीतते हैं या अपना सरकार बनाते हैं, लोग वहाँ पर तिब्बत का शासन आता है, तो इसका मतलब ये क्षेत्र आपसे छूटेगा। तो इसलिए हम क्यों मानेंगे इस क्षेत्र को कि हाँ तुम्हारा क्षेत्र है। अगर हम इस मुद्दे को मान लेते हैं ना, तो देखिए क्या होगा, इस मुद्दे को हम मान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश उसकी संप्रभुता वाला क्षेत्र, चीन के संप्रभुता वाला क्षेत्र है, हम इसको रिलेट करते हैं और अक्साई चीन को हम ले लेते हैं, ठीक ना। हम अगर इसे लेते हैं, इससे पाकिस्तान भी फायदे में आ जाएगा
और जो तिब्बत को जो तुम अधिकार किए हो चीन, उसको हम कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति दे देंगे। इसलिए बार बार इस प्रकार के कॉन्सेप्ट है ना दिया जाता है चीन के द्वारा कि भाई तुमको रियायत दे रहे, तुम मान लो, ठीक ना। और भारत को मैं क्या आपको बोलता, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पुराना लोकतंत्र है, इसलिए भारत की सहमति अगर मिल जाती है ना, विश्व की सहमति इसको मिल जाएगा। तो इसलिए चीन हमेशा लॉलीपॉप देता है, भारत इस लॉलीपॉप को कैसे खाएगा बताइए। तो भारत अपना दूरगामी परिणाम देखेगा ना, आने वाले समय में इसका क्या परिणाम निकल के आएगा। इसलिए ना इतना नहीं तो चीन अन्य देशों के सीमाओं को जाकर हड़प कर और भी हड़पना चाहता है। अब वो बोलता है कि नहीं भाई हम तुमको स्टेट में देंगे, चीन क्षेत्र दे रहे, एक इसके बदले हमको ना अरुणाचल प्रदेश की संप्रभुता वाला क्षेत्र दे दो। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर है ना, जो चीन जम्मू कश्मीर की संप्रभुता वाला प्रश्न जो अक्साई चीन वाला है और ये पीओके वाला, हम एलएसी तक अभी संप्रभुता अपने योनो में कॉन्सेप्ट को डेवलप किए हुए, पूरे क्षेत्र को नहीं। इसलिए भारत अगर बोलेगा ना कि हम अक्साई पीओके का क्षेत्र भी दिलवा देंगे, तो भी भारत है ना इस मुद्दे पर क्या बोलेगा कि संप्रभुता के प्रश्न को लेकर हम नहीं तुमसे रिलेट करेंगे, हम उससे बात ही नहीं करेंगे, तुम क्या करो छोड़ के भागो यहाँ से, उसके बाद हमसे बात करना, नहीं तो तब तक हम सीमा पर डटे रहेंगे, तुम भी डटे रहो। तो आप देखते होंगे हर मुद्दे पर आपको ये चीजें हो रही होगी। ये घटनाक्रम लगातार हो रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, सिरे से नकार देता है। इसी परिणाम स्वरूप चीन में क्या होता है, अपने पुराने रुख की ओर वापसी करते हुए सीमा का विवाद संबंध कड़ा रुख होता है। तो आप देखते होंगे या तो गलवान की घाटी, कश्मीर जो क्षेत्र है गलवान घाटी का क्षेत्र है, या आपको पेनगोंग का घटना रहे, भूटान का क्षेत्र का जो सिक्किम क्षेत्रों में जो घटना होता है, या अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र का घटना होता है, लगातार आपको वृद्धि हो जाता है। आपको उसके बाद एक क्रम शुरू हो जाता है, ये देखिएगा फिर कुछ एक नया कॉन्सेप्ट ले देगा इसी संदर्भ में, 2-4 साल वेट कर लीजिए आप लोग, देखिए फिर एक कोई +3+ आ जाएगा, बोलेगा तुमको ये क्षेत्र दे रहे, तो मान लो हम तुमको वो क्षेत्र अपने हाथ में हमको संप्रभुता दे दो। अब भारत हर बार इसको क्या बोलेगा, तुमको सिरे से निकाल, बउआ तुम चुप रहो, हम बहुत जानते हैं विदेश नीति, हमको चाणक्य ने अपनी विदेश नीति सिखाया है, ठीक ना। चाणक्य विदेश नीति को हम समझते हैं कि कैसे वो अपने विरोधियों को चुप करना है, हम उस संदर्भ से चीज़ों को हैंडल करेंगे, ठीक ना। इसी के साथ आपको तवांग क्षेत्र देखा जाए तो हमेशा चीन की नज़र रहती है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, देखा जाए तो हमेशा चीन की नज़र भारत के तवांग क्षेत्र पर रहती है। अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में भारत को तवांग क्षेत्र से पीछे हटने और इसके बदले देश के पश्चिमी क्षेत्र हिस्सा लेने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो तवांग क्षेत्र के बारे में प्रश्न आएगा तो आपको ना कश्मीर का अक्साई चीन जो है, अभी लद्दाख हालांकि है, लद्दाख का अक्साई क्षेत्र आपको याद रखना है, यह जुड़ा हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा तो केवल इसका आंसर लिखिएगा ना तो आपको आधा नंबर मिलेगा। इसलिए मैं इतना डीपली आपको चीज़ों को समझाया हूँ। अगर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे तो आपका ये आंसर प्रूव हो जाएगा। और आप लोग ना आंसर आपको अगर 12 नंबर का क्वेश्चन का पूछ रहा है शॉर्ट यूपीएससी में, और बीपीएससी में 38 नंबर 36 नंबर कहीं भी किस रूप से प्रश्न पूछ रहा है या अन्य स्टेट में, तो आपको उसका कम से कम 65-70% नंबर जरूर देगा। बस चीज़ों को जोड़िएगा। अब ऐसा नहीं कि तवांग क्षेत्र का आएगा तो आप लोग को क्या करना है, केवल तवांग में जो हालिया घटनाक्रम है उसकी चर्चा कर देना है। इसके इतिहास को समझाइए, क्यों बार बार करता है। चीन का कभी भी विवाद होगा ना, कभी भी विवाद होगा इन क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा इन क्षेत्रों में, तो इसके पीछे एलएसी का मुद्दा होगा, एलएसी प्लस का मुद्दा होगा, फिर उसके बाद जो क्षेत्र का आदान प्रदान का जो कॉन्सेप्ट है वो होगा, फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट दिया गया दाई कॉन्सेप्ट और लिहांग कॉन्सेप्ट वो आपको होगा। तो ये सब चीजें ना बैकग्राउंड में रखना है तो जाके आंसर लिखना है। सारे लोगों का क्लियर? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। कितना मिनट हो गया जी? 45। देखिए 43 मिनट। अगर ये टॉपिक 43 मिनट चला है तो कोई लोग बोलते हैं कि सर लंबा हो जाता है। अगर मैं इसे विस्तृत रूप से नहीं समझाऊँ ना तो फिर अधकचरा ज्ञान आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आधा ज्ञान बैठ जाएगा और नंबर आपको आधा मिलेगा। इसीलिए सिलेक्शन हिंदी भाषियों का नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो पूरे एक ही टॉपिक पढ़िए डेली, साल में 365 टॉपिक कवर हो जाएगा। इससे बाहर यूपीएससी न पीसीएस कोई एग्जाम नहीं पूछता है। अब ज़्यादा नहीं कि हाँ 10,000 टॉपिक कर लीजिएगा, 365 टॉपिक पे ही कमांड कीजिए ना, आपका सिलेक्शन कैसे न होगा हमको बताइएगा। चलिए एक डाटा आता है, इसे भी आप लोग डाटा को कवर कीजिएगा। मोदी सरकार ने जाने जो सरकार ने जब्त किया है क्या, 125
लाख करोड़ रुपए का काला धन वैष्णव जी का संसद में बोला गया है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए काला धन जब्त किया गया है, ऐसा सरकार के आंकड़ा दिया गया। पारदर्शी सुनिश्चित करने के लिए लगभग 4600 करोड़ रुपए के बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है। अरे ही 1.7 लाख कंपनियों को पंजीकरण रद्द किया गया। ये सब आंकड़े आपको यूज करना है हर जगह जहाँ जहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ये सरकारी आंकड़ा होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में देखे तो वैष्णव ने कहा, वैष्णव मंत्री जो है, सुशासन का यह मॉडल आम नागरिक को हर चीज को केंद्र में रखता है और क्या करता है, एक सेकेंड, पारदर्शिता लाता है। इसके संदर्भ में बातें की गई। राजीव गांधी का एक कॉन्सेप्ट है जो 85-15 पैसा वाला नहीं है, वो इनके बारे में चर्चा करता है। इसलिए मैं आपको बोलता ना, कुछ चीजें है ना नहीं बोलनी चाहिए जानबूझ के, दिखता है तो भी नहीं बोलना। आपको अपने यह चीजें आपको भी फॉलो होता है आपके लिए। देखते होंगे लाख बुराई है हमारे सिस्टम में, पर जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है ना, उसको उस संदर्भ में कभी नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं कि राजीव गांधी ने ये बोला तो गलत बोला, ये दिल की बात है, उन्होंने बोल दिया, पर इसका लाभ हमेशा ना अन्य लोग उठाएंगे। तो ध्यान रखना, आपको भी चीजें देखिए, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, उस पर कमेंट पास नहीं कीजिए, नहीं तो चीजें ऐसे ही बार बार उभरेगी। यहाँ पर आंकड़ा और भी दिया गया, इस आंकड़े को नोट कर लीजिए, और कुछ नहीं ज़्यादा इसमें करना है। और जहाँ भी यूज होगा इस डाटे को आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, सार्वजनिक महत्व स्तर गिर जाएंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैंने आप लोगों को 16 नवंबर 2022 को हेट स्पीच के संदर्भ में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। जो भी लोग पढ़े होंगे प्लेलिस्ट में, नहीं जो लोग नहीं पढ़े प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, हेट स्पीच 16 नवंबर में। तो हेट स्पीच के संदर्भ में चीज़ों को कवर किया हो। तो वहाँ क्या हुआ है, हेट स्पीच में मैंने बताया था ना कि सीमा कितना होना चाहिए और मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य जरूरी है। तो देखिए यहीं पर बातें की जा रही है, उसी के संदर्भ में जो विवाद है, सिसोदिया असम विवाद जो है, उसके संदर्भ में मानहानि का दावा इन पर किया गया है। असम के स्थानीय अदालतों में मुकदमे का ये सामना कर रहे हैं। उसके बीच ये मनीष सिसोदिया जी सुप्रीम कोर्ट को झटका लगा है, वहाँ पर गए थे लेकर कि हमें मानहानि का जो मुकदमा उसको रद्द करने की मांग ठुकरा दी, और उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात बोली गई है। कुछ चीज़ें हैं ना, हम लोग राजनीतिक रहन सहन में ये बातें बोल देते हैं कि ये फलना ऐसा है, फलना ऐसा है। जैसे प्रधानमंत्री को चोर बोल दिया जाता है, बोला जाता है ना, अमूमन बोला जाता है। बहुत बार आप लोग सुने होंगे प्रधानमंत्री चोर है या तो इस प्रकार से। तो और भी कॉन्सेप्ट इनको बारे में बोला जाता है। देखिए मौलिक अधिकार आपको बोलने की सीमा देती है, असीम सीमा, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम सदाचार और जो दायित्व है युक्ति प्रतिबंध से बाहर हट गया। किसी पद को गाली देना या इस प्रकार से अभाष्य अमर्यादित भाषाओं को लेकर बोलना आपकी नैतिकता और आपके कर्तव्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, बाकी चीज़ें आपको यहाँ से कुछ समझनी नहीं। जो हेट स्पीच है, इस प्रकार के जब भी मामले आएंगे ना, हेट स्पीच के मामले आपको देखने को मिलेंगे। तो हेट स्पीच में नवंबर 2022 का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। और बाकी जो बैकग्राउंड है आप इसको देखते रहिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाने। यहाँ से प्रश्न आपको नहीं पूछेगा मनीष सिसोदिया का क्या प्रश्न है, आप बस इसे केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल देना होगा ना हेट स्पीच का, तो आप इस मामले को दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए इसलिए मैं पहले आप लोग को बोलता हूँ ना कि जो लगातार वीडियो देखा युक्ति या इसका दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस ना, उसका आसान हो जाएगा आने वाले समय पर। जो लोग 1 महीना पहले जुड़े होंगे, 2 महीना पहले जुड़े हैं, उनको वर्तमान में बहुत सी टॉपिकें बेहतर तरीके से समझ में आते हैं। आने वाले समय में 6 महीना जब बीत जाएगा, तो जैसे ही न्यूज़ देखिएगा पहले के कॉपी को पलटना है, वहाँ की चीज़ों को कवर करना है, वर्तमान का डाटा को ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी समय भी बचेगा और आपका आउटपुट जो है ना बहुत ज़्यादा निकलेगा। आप क्विक लर्नर की तरह, लिसनर की तरह काम करना शुरू करेंगे। मान लीजिए 5 घंटे का आवर पढ़ते, तो इसका काम है ना आपको 10 घंटे 20 घंटे का काम आप कर सकते हैं इसी दौरान, क्योंकि सारा चीज़ पहले से पढ़े रहेंगे और डेली विवाद वही सब न्यूज़ में आता है, वही सब खबर में रहता है, बस मुद्दा चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट वही होता है। अब मान लीजिए ये मुद्दा है, सिसोदिया जी का ये मान है, हेट स्पीच का मामला आता है, तो जैसे ही ऐसा मामला कोई अन्य आएगा, तुरंत हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट लेकर निकालना है पहले को कॉपी से, और उसको यहाँ पर ऐड कर देना एग्जाम्पल के तौर पर। तो इससे होगा क्या, आपका हेट स्पीच का जो टॉपिक है वो क्या होगा, उसमें एग्जाम्पल इनरिच होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। एक दिन समय ऐसा आएगा कि
आपके पास सागर हो जाएगा इसके एक्सप्लेनेशन। जब कॉपी में उतारिएगा ना तो जो कॉपी चेक करेगा उसका मन गदगद हो जाएगा, स्टूडेंट ने क्या बेहतर लिखा है, कि एक ही टॉपिक पर उसके पास 10-15 एग्जाम्पल है और तरीके तरीके का एग्जाम्पल है। ये जब आप करने लगिएगा ना तो निश्चित मानिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये सब डिमांड होता है वहाँ पर। कॉपी में अब मान लीजिए जो चीज़ें बहुत समस्या होती है स्टूडेंट का, कि मेरे पास डाटा नहीं है, मेरे पास केस स्टडी नहीं है, मेरे पास मॉडल जो राज्य अपनाता है वो नहीं है, तो भाई कैसे रहेगा? रेगुलर न्यूज़ देखोगे, रेगुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, उसमें ऐड करोगे तब ना। मैं बोल दिया कि हाँ ये ऐड कर लेना, आप लोग ऐड ही नहीं कीजिए तो एग्जाम में जब इससे प्रश्न आएगा तो आप डाटा के लिए खोजिएगा, हेट स्पीच से कौन कौन डाटा है भाई। अब मान लीजिए जिस स्टूडेंट ने ये बात मान लिया कि हाँ सर ने बोला है, तो कम से कम जिस दिन बोला है उसी दिन आप लोग ऐड कर लिए, कॉपी पलटे ऐड कर लिए, तो लगातार ऐड कर रहे हैं, इसमें कम से कम 10-15 तो ऐड ही हो जाएगा ना साल भर में। तो अब मान लीजिए 5 भी लिख दे रहे हैं ना, जो सबसे बेस्ट हेट स्पीच का एग्जाम्पल हो, तो आपका आंसर ज़्यादा बेटर होगा कि जो 1-2 चीज़ों को लिख रहा है, हेट स्पीच की थ्योरी को लिख रहा है, पर उसके एग्जाम्पल केस स्टडी को नहीं लिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इनरिच होना अपने आंसर राइटिंग में, तो ये सभी लोगों को करना होगा। जो युक्तियाँ इस पर पढ़ रहा है, चीज़ों को कवर कर रहा है, तो आप लोगों को ना केवल एग्जाम हॉल में पता चलेगा कि आपने कॉन्फिडेंस लेवल से कैसे अपने एग्जाम दिया है। तो काम करते रहिए, इसका बेनिफिट लगातार मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर यूपीए काल में अर्थव्यवस्था आईसीयू में थी। आप लोग क्या करना, इस वीडियो को समझने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा सीतारमन जी का भाषण। ये बहुत ही बेहतर तरीकों से समझा है, कि मैंने आपको बताया था गरीबी का अर्थ क्या अर्थ में लगाया जाता है भारत में, आपको इसी तरह बेरोजगारी के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अर्थ क्या लगाया जाता है, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है। तो कल के वीडियो को आप लोग जाके देखिए, यहाँ पेपर को मत देखिए, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इनके बातों को जाके संसद के भवन में जो बोला गया पटल पर, इनकी बातों को सुनिएगा तो समझ में आएगा ना, जो वित्त मंत्री किस संदर्भ में चीजों को समझाना चाह रहे हैं। ऐसे पेपर में बहुत से देखिए होता क्या है ना, कि आपको ये समझाया जा रहा है बचपन से, ठीक ना, ये समझाया जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए ये है, आपको बचपन से यही समझाया जा रहा है, पर वर्तमान में उसका व्यापक ए प्लस हो गया है। पर आपको ये चीज समझाई ही नहीं गई है कि ए प्लस क्यों होता है, पर बस ए हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप है ना चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या इसका प्रभाव क्षेत्र है। अब इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, हम पेंडेमिक के क्षेत्र में जब डेवलपमेंट इसका, देखिए मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा। 1991 की स्थिति आप लोग जानते हैं कि हमारा गिरवी रह गया था सारा विदेशी मुद्रा गिरवी होने की स्थिति में था। 7 दिन का हमें व्यापार के लिए पैसे बचे हुए थे, नहीं तो 7 दिन के बाद भारत की क्या होता वो किसी को नहीं पता था। यहाँ के नीति निर्धारक को भी नहीं पता था, प्रधानमंत्री को भी नहीं पता था, जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उनको भी नहीं पता 7 दिन के बाद भारत करेगा क्या। तो मनमोहन जी का जो योगदान है वो अतुलनीय इस क्षेत्र में है। तो चीजें वहां पर क्या थी, ऐसी स्थिति आ गई थी। इसी तरह आपको 2003 के जो आर्थिक मंदी आई उसमें भी चीजें देखने को मिली। वर्तमान देखिए 2-2.5 साल से कोरोना का मार झेल रहा है विश्व, जिसमें सारे इकोनॉमिक गिर रहा है, ठीक ना। उसी में आपको देखते होंगे कि रूस यूक्रेन के मामला है, खुजली पर एक कोड़ हो गया। कोड़ का जो कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक तो खुजली पहले से है, ऊपर से एक कोड़ का कॉन्सेप्ट आ गया, तो अर्थव्यवस्थाएं सब छीन भिन है विश्व का। इसमें भी भारत का जो इकोनॉमी है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि घट रहा। जितने विश्व के इकोनॉमी लगातार उसमें हरासमेंट देखना गया। मुद्रा में भी डॉलर के मुकाबले मुद्रा का जो मूल्य है वो गिरा है, पर अन्य मुद्राओं में कम गिरा है। तो ये क्या कर रहा, बात है ना, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है या कोई और करता क्या, कि मुद्रा का मूल्य घट रहा है। अभी 83.2 के हाल पिछले गत सप्ताह में इसका मूल्य हो गया था। पर ये ध्यान रखिएगा, भारत की मुद्रा 6.2 के या 3.1 के आसपास घट रहा है, तो अन्य की मुद्रा 11.2 के आसपास घट रहा है, 7.4 के आसपास घट रहा है। मैं नीचे आंकड़ा दूंगा तो समझिएगा कि भारत का रुपया मजबूत है वर्तमान समय में। इस पेंडेमिक और जो चीजें चल रही थी रूस यूक्रेन के मामले में, डॉलर के मुकाबले भले मूल्य घटा हुआ, पर वैश्विक मुद्रा अन्य जो है उसमें रुपये का मूल्य मजबूत है। तो क्या इकोनॉमी मजबूत है या नहीं है? तो आप समझिएगा चीजों को, हम केवल डॉलर के हिसाब से इकोनॉमी को नहीं देखते हैं। हमारा पहले रणनीति क्या होता था कि हम डॉलर पर ही इकोनॉमी को समझते हैं और समझाते हैं।
अब धीरे धीरे क्षेत्रीय स्तर पर मुद्राओं का आदान प्रदान हो रहा है ना, जैसे रूस के साथ हम रूबल के आधार पर पैसे लेन देन करेंगे, यूएई से बात चल रहा, अन्य देशों के साथ भी बात चल रहा है कि हम स्थानीय मुद्राओं पर अपना व्यापार करेंगे। तो डॉलर का मूल्य आने वाले समय में गिरेगा ना, उसकी स्थिति कमजोर होगी। तो ये चीज अब समझना, इकोनॉमी का नेचर चेंज हो गया है, तो नेचर चेंज हो गया तो उसका आकलन का आधार भी चेंज होना चाहिए ना। अब कोई व्यक्ति विशेष बोलेगा कि डॉलर के मुकाबले जो रुपये का मूल्य है बढ़ गया है, तो अब इससे इकोनॉमी को आकेगा, या तो फिर ये आकेगा कि हम अमेरिका के वनस्पत अपना आकलन जो कर रहे हैं किस रूप से है, जो इकोनॉमी फास्ट है उसका ग्रोथ कैसे है, हम आकलन तब न करेंगे कि हम व्यक्ति तक पहुंच कैसे स्थापित किए हैं, उसमें उसका किस रूप से योगदान है, या तो किस रूप से वो उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, ये सब चीज़ डाटा हम लोग एनालिसिस करेंगे ना, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट याद है आपको, मैंने सुप्रीम कोर्ट के ने सीख दी कि धर्मों पर गंभीर आरोप ठीक नहीं है। आपको मैंने बताया था ना, मतदानांतरण के समय टॉपिक जब कवर किया था, ये लास्ट मंथ का ही होगा या इस मंथ में भी किया गया धार्मिक मतदानांतरण के संदर्भ में, तो 3 चीजों का मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, उस पर ही चर्चा किया गया फिर न्यायालय के द्वारा। इसमें कुछ बातें स्पष्ट की जबरन मतदानांतरण के संदर्भ में, तो क्या करना, लास्ट जो वीडियो जिन्होंने देख चुका है उनको क्या करना, बस की नोट्स को रिकॉल करना है, याद कर लेना है। जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है इस मामले में तब तक चीज़ें वही चलेंगी। जैसे ही अंतिम फैसला आएगा उसके की नोट्स में जोड़ देना, और नए स्टूडेंट को क्या करना, उस जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिएगा आपको, और कमेंट सेक्शन में सभी दिन के टुडे टॉपिक दे दिया जाता है, आज के टॉपिक में क्या है, आप उस टॉपिक को भी देख के कवर कर सकते हैं। तो इतना तो आपको करना ही होगा, क्योंकि हर चीज़ डेली हम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय बाध्यता होता है और भी चीज़ें करनी रहती है, तो इसलिए आप लोग को कोऑपरेट करना होगा। देखिए, एक राज्यसभा में निराधार टिप्पणियां न हो यह विशेषाधिकार हनन का सामना जगदीश जो उपराष्ट्रपति और सभापति हैं उनके द्वारा ये बातें की गई हैं, और ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, मैंने आप लोगों को हेट स्पीच में समझाया था, एक व्यक्ति का अधिकार क्या है बोलने का, और एक विधायिका में विधायक या सांसद को बोलने का क्या अधिकार है। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था ना, ये जो हेट स्पीच के दिन पढ़ाया गया उसके पहले के वीडियो मैंने समझाया था, या पॉलिटी क्लास में इसे विशेष रूप से मैं कवर करूंगा, आपको कुछ ही दिनों में कवर हो जाएगा, हो सकता है अगला सप्ताह ये कवर कर दूं, इस पर विशेष चर्चा करूंगा। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, देखिएगा इस पर विशेष हेट स्पीच के संदर्भ में। और मौलिक अधिकार जब मैं पढ़ा रहा था, मौलिक अधिकार जब कवर किया था, उसमें भी मैंने इस टॉपिक को कवर किया था कि व्यक्ति का विशेष अधिकार क्या है बोलने का, और एक विधायिका में लोगों को बोलने का अधिकार क्या है, उसके विशेषाधिकार किस प्रकार से, इस प्रकार से किसी प्रकार का भी हनन होता है, या तो अध्यक्ष या तो सभापति क्या बोलता है उस पर नियम प्रतिनियम लागू कर सकता है, उसमें चीज़ें दी गई होंगी। उसी में बातें यहाँ टिप्पणी की गई है, वो टिप्पणी आपको आधार याद रखना है। बाकी चीज़ देखिए, पीटी फैक्ट आपको ये याद रखना है, G20 के विकास कार्य समूह की पहली बैठक 13 से शुरू हो रही है और 16 दिसंबर तक चलेगी, और यह कहाँ होगा, मुंबई में होगा, आयोजित किया जाएगा। तो इसे पीटी फैक्ट के रूप में याद रखना है। यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। विकास समूह 16 दिसंबर को कन्हेरी गुफाओं के अध्ययन की यात्रा करेगा, तो ये गुफाएं भी याद रखना। कान्हेरी की गुफाएं कहाँ है, कल के न्यूज में लिस्ट दिया गया था, तो लिस्ट में कान्हेरी कहाँ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ कान्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर है, किस चट्टान से संदर्भित, इस विशेषता क्या है। तो आप लोग इसी के बारे में देखिए, यही यूपीएससी के आपको कला संस्कृति में पूछ देगा, तो आप लोग बोलिएगा कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। कान्हेरी गुफाएं और भी जो भी गुफाएं की चर्चा होंगी उसके संदर्भ में आपको ऐतिहासिक रूप से जानकारी चाहिए, ये सब चीज़ें ना स्वयं भी सर्च कीजिए। और ये देखिए, सामने वाले पर डिपेंड एकदम मत रहिए। मैं तो शुरू से बोलता, मैं चीज़ों को विस्तृत जो होगा ना, जहाँ आप लोग से सॉल्व नहीं होगा उससे मैं सॉल्व करूंगा ना। अब जो चीज़ें आप लोग से सॉल्व हो जाएंगी तो क्यों नहीं सॉल्व करिएगा, पहले इसका जवाब आप लोग दीजिए। अब कन्हारी की गुफाएं सर्च कीजिए गूगल पर तो तुरंत निकल जाएगा 50 आंकड़ा, तो ये लिख लेना है, उसको नोट डाउन कर लेना है। अब मैं भी ये काम करूंगा तो समझिए जो मेन टॉपिक है वो कैसे कवर होगा, इसलिए कोऑपरेट कीजिए, सर्ची बनिए, सर्च करना सीखिए, ताकि इमरजेंसी में आप लोग काम कर सके। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी तरह के, और इसमें देखिए, इसमें 2030 का जो एजेंडा है उस पर बात होने वाली है। उसमें सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में बात होने, SDG गोल है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसकी प्रगति व भारतीय की वरीयता विचार विमर्श की जाएगी।
तो आप लोग बताइएगा। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा। एक डाटा हाल ही में आया था एसडीजी गोल से संबंधित, है ना, आया था ना, हाल ही में डाटा आया था, आप लोग को याद होगा, एसडीजी गोल से संबंधित डाटा आया था। जो लक्ष्य है इसके 30 का जो लक्ष्य है, भारत ने कितने पर काम कर चुका है, जो भी लक्ष्य है उसमें कितने पर काम कर चुका है, एक रिपोर्ट डाटा आया था, मैंने आप लोग को उस पर डिस्कशन भी किया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को देना है। और इस पर रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में क्या कहा गया था, आप लोग सर्च कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने, इसलिए मैं डाटा का नाम भी नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो होगा क्या, आप लोग तुरंत कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा। हमको पता है ना कुछ आप लोग कहाँ तक चोरी डकैती करते सब हमको पता है, इसलिए मैं डाटा का नाम ही नहीं दे रहा हूँ। आप लोग को बस याद रखना है, मैंने हाल ही कुछ महीनों में आप लोग को एक डाटा जो एसडीजी जैसे संबंधित था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एक डाटा रिलीज किया गया था, उसमें भारत किन किन लक्ष्यों को प्राप्त किया है कि दिशा में है, उस पर चर्चा किया गया था, भारत के संदर्भ में क्या कही गई थी बातें, तो आप उसको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आ जाइए। देखिए ये नक्सलवाद का समस्या, जो उग्रवाद की समस्या, आत्मसमर्पण किया गया, असम में 1000 से अधिक लोगों ने, उग्रवादियों जो थे कभी न कभी भटक गए थे, उससे संबंधित कल क्या हुआ, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और उसमें आत्मसमर्पण किया गया, हथियार उन्होंने छोड़ दिया। यूपीएससी का जीएस पेपर 2 क्षेत्रवाद की समस्या से संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है, या एथिक्स के पेपर 4 में केस स्टडी के तौर पर आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें आपको कवर करनी। ऐसे ही यहाँ पर मैंने उस दिन आपको 24 अगस्त के न्यूज में क्षेत्रवाद क्या है, उग्रवाद क्या है, नक्सलवाद क्या है, समस्या क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर पश्चिम बंगाल का योगदान क्या है, पश्चिम बंगाल से जहाँ से उभरा है उसका क्षेत्र का विवाद क्या है, फिर उसमें कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए, सभी पर मैंने चर्चा किया हो। प्रधानमंत्री का इस पर रुख क्या है, हमारा जो रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री है, सॉरी रक्षा मंत्री नहीं, गृह मंत्री, उनका रुख क्या है, सभी पर मैंने चर्चा किया हूँ। तो आप लोग कृपया कर इस 24 अगस्त के न्यूज़ को देख लीजिएगा, जो पहले देख चुके हैं उस एक बार की नोट्स को एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, सारे लोग को पता चल गया। अब हम आजकल का जो हुआ उस पर केवल चर्चा करेंगे। देखिए इसमें ब्रू जन शरणार्थी की चर्चा हुई, तो इससे पहले आप लोग की नोट्स जरूर बनाइएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा कि कौन है ब्रू शरणार्थी। तो ये कौन थे, आपको म्यांमार के मूल निवासी माने जाते हैं, ब्रू जनजाति से संबंधित। पहले ये मिजोरम में आकर बसे सबसे पहले, सालों पहले, और 1996 में ब्रू जनजाति क्या समुदाय बहुसंख्यक मिजो समुदाय के बीच स्वायत्तता जिला परिषद में मुद्दों पर खूनी संघर्ष हुआ, तब से लेकर हिंसक विवाद उत्पन्न हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इनका ओरिजिन कहाँ से देखा जाता है, म्यांमार से देखा जाता है। तो इस चित्र में बताया गया, देखिए यहाँ पर चित्र है, यहाँ पर बताया गया है ना, तो देखिए कहाँ पर शरणार्थी डेवलप किया गया है, इंडियोर में, यहाँ पर आपको सारे चीज़ों को कवर किया गया, इसे देख लीजिएगा। और जो म्यांमार से 25 सालों से ब्रू जनजाति 34,000 लोग उत्तरी त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा शरणार्थी शिविर कहाँ कहाँ है, तो लुंगई में है, याद रखिएगा, एक सेकंड, हाँ, लुंगई में, मानिस में और कंडासियो में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस चीज़ को कवर करना है। ये शरणार्थी का केंद्र है, तो ये यहाँ पर ब्रू जनजाति का, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछ सकता है। इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रमुख मांगे क्या आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के लिए क्या दिया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत समुदाय को भूमि और सुरक्षा राज्य की अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है, जिसे सरकार के समक्ष रखा है। और मैंने वन अधिकार अधिनियम 2006 में या तो अनुसूचित जातियों को जो शामिल करने का अधिकार, उस पर मैंने दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया हूँ ना, आप लोग को याद होगा, उसे याद रखना, जो भी की नोट्स लोग बनाए होंगे आप लोग को। इसीलिए मैं आपको लगातार बोलता हूँ न्यूज़ को लगातार देखिए, एक ही न्यूज़ कहीं ना कहीं आप लोग को रिवाइज होता रहेगा, वही चर्चा में रहेगा। ब्रू समुदाय युवाओं के लिए सरकारी नौकरी चाहिए अब इनको, तो ये भी आपको डिमांड रखा इनके द्वारा। समुदाय द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में विद्युतीकरण, सड़कों, ये बेसिक नीड्स है, ये तो देना ही होगा सबको। साथ ही साथ आत्मसमर्पण करने वाले बीआरयू कैडरों को जो है, पूर्व उग्रवादियों को, साथ साथ मारे गए लोगों के परिवार के लिए सहायता देना, सहायता राशि उपलब्ध कराना, ये भी बातें की गई। आत्मसमर्पण में सैकड़ों कैडरों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को वापस, अर्थात जो भी आपराधिक मामले हैं उसको वापस है। जैसे आज़ादी के दौरान होता था ना, जो भी आपराधिक समझौता होता था, तो पहली मांग होती थी कि आपराधिक जो घटनाएं
जो आप लोग लगाए हैं उसको पहले वापस लीजिए, तब हम लोग समझौता करेंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है, जब भी समझौता सरकार या इस प्रकार के उग्रवादी गुटों के द्वारा किया जाता है, तो जो भी आपराधिक लगाए गए हैं चार्ज उसको पहले वापस लीजिए, तो चीज़ें सही होंगी। समुदाय के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग की गई है, तो प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना भी पहले चर्चा की जा चुकी है, क्या है नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वन अधिकार 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति का दिशा निर्देशन कौन करता है, साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें कब इसको लाया गया था, इस बार वित्तीय बजट कितना किया गया है, तो आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात देख लीजिए कि यहाँ जो 1179 सदस्य है आत्मसमर्पण किया है, जो हिरेन चंद्र नाथ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनका नाम, इन्हीं के संदर्भ में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ बराक वैली, याद रखिएगा। तो बराक वैली किससे संबंधित है आपको ये भी याद रखना है, तो यह आपको प्रश्न पूछ सकता है। साथ ही साथ ब्रू रेवोल्यूशन आर्मी ऑफ यूनियन से जुड़े उग्रवादियों ने 18 AK-47 बहुत से हथियार इसमें शामिल किए हैं, तो लोग आके यहाँ पर आत्मसमर्पण किए हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें आपको पहले भी कवर किया जा चुका है। त्रिपुरा में बसने का प्रयास कराया जा रहा है, इसके संदर्भ में 2019 से प्रयास, सभी चीज़ों को आप लोग डाटा देख सकते हैं। और 2020 में हुआ था ब्रू समझौता, जिसमें क्या कहा गया था, 16 जनवरी 2020 में दिल्ली भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार ने ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे ब्रू समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो कब हुआ इसे याद रखना, 16 जनवरी 2020। तो प्रश्न ऐसे ही पीटी में पूछे जाएंगे। समझौते के तहत क्या किया, 25 वर्ष से चल रही बड़ी समस्या का स्थायी समाधान, करीब 34,000 व्यक्तियों को त्रिपुरा में बसाने का काम किया जाएगा। और केंद्र 600 करोड़ रुपये का पैकेज का ऐलान किया था इसी संदर्भ में। इसके अंतर्गत सभी जो ब्रू रियांग परिवार है जो त्रिपुरा में ही बसा रहना चाहते हैं उनके लिए त्रिपुरा में ही व्यवस्था करने का फैसला किया, बाकी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा जगह जगह पर। तो ध्यान रखिए, समझौता याद रखना, ब्रू समझौता याद रखना है। ब्रू समझौता के समझौते में क्या जो आत्मसमर्पण किया गया उनको याद रखना है। तीसरा, ब्रू जनजाति कौन है इसके संदर्भ में याद रखना है, ठीक ना। 3 चीज़ तो इस पार्ट से याद रखना, बाकी शेष जो 24 अगस्त को पढ़ाया गया है कि नक्सलवाद किस रूप से बढ़ा, उग्रवाद किस रूप से बढ़ा, इसको कैसे महत्ता मिला, रेड कॉरिडोर कौन है, आप लोग चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। तो रेड कॉरिडोर में कितने जिले शामिल होते हैं, पहला, किन किन राज्यों से होकर गुजरता है रेड कॉरिडोर, साथ ही साथ इससे पूर्व जो वर्तमान सरकार जो नियम लाई थी उससे पूर्व कितने कॉरिडोर हुआ करते थे, अर्थात 2019 से पहले कितने जिले कॉरिडोर हुआ करते थे, ये भी आप लोगों को बताना है। और रेड कॉरिडोर से संबंधित कौन सी परियोजना सरकार द्वारा लाई गई है, ये सब 3-4 क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, पहले के क्लास में कवर किया जा चुका है, तो आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए 1 घंटा से ऊपर हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। तवांग के बारे में चर्चा हम लोग विस्तृत रूप से कर चुके हैं। अब देखिए आर्टिकल, देखिए फिर आज G20 का स्तर का कांटे भरा ताज है, वही जो G20 का अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि रूस का मामला याद रखना है। इस मामले में रूस के संदर्भ भारत के संबंध बेहतर हैं, तो जो रूस यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इसके एक अलग एस्पेक्ट देखने को मिल सकता है। और भी G20 जो समस्या है, SDG गोल है उससे संबंधित समस्या है, जलवायु परिवर्तन संबंधित समस्या है, तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं ना जहाँ पर भारत के प्रश्न नेतृत्व जो अध्यक्षता के संदर्भ में होगा कांटों भरा रहेगा, लोग आम राय नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो भारत के सामने समक्ष अध्यक्षीय जो नेतृत्व होगा वो कहीं ना कहीं कांटों से भरा, उसी पर एक लेख आता है और सभी चीज़ें पहले कवर की जा चुकी है, इसको आप लोग देख सकते हैं जिसमें बातें की गई है। तो आप लोग G20 में अध्यक्षता जो संदर्भ बात की G20, एक सेकेंड देखिए, चलिए पुतिन का देखिए, पुतिन का चर्चा किया गया, पुतिन नहीं आ रहे तो उसकी चर्चा हो रही, तो बहुत से गतिरोध उत्पन्न होंगे। अभिव्यक्ति रूस जो इंडोनेशिया में हुई G20 सम्मेलन में जो रूस भाग नहीं लेता तो और भी चीज़ें अस्पष्ट हो जाती, तो बहुत सी चीज़ें हैं ना हम लोग को देखना समझने की जरूरत है कि भारत के समय सुनौसियाँ कौन है। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील जो देश हैं कि सुनवाई के लिए तैयार नहीं है, वैश्विक रूप से जो भी समस्या विकासशील देशों की है
तो उसको समस्या को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है ग्लोबल जो नेतृत्व है या साउथ यूरोप के जो देश हैं उनके द्वारा। तो ये समस्याएं आपको समझनी होगी, यही सब नेतृत्व में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, समाधान के क्या होंगे नहीं होंगे। तो आप लोग एक बताइएगा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर, किन किन लोगों को पता है कि विकासशील देशों की वर्तमान समस्याएं क्या क्या है, वैश्विक रूप से वैश्विक मंचों पर किन किन मांगों को रखता है विकासशील देश वो समस्या के रूप में। अगर किन्हीं को पता है तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में नाइट में उसका आंसर जरूर लिख दूंगा। तो आप लोग कृपया कर पहले कोशिश कीजिएगा, ये सब प्रश्न आता है तो इसे कवर करना है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे इसके बाद आना है आपको महंगाई, खुदरा महंगाई दर 11 पॉइंट महंगा हुआ है अनाज। तो ये चीज़ें आप लोग को डाटा बस रिलीज करते रह, नज़र रखना है, इसको आप लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न है ना, हो सकता है कभी पूछ दे महंगाई दर पर, तो आप लोग के लिए डाटा आपके पास होना चाहिए। तो तेलंगाना में क्या है 7.81 है, आंध्र प्रदेश में 6.90, हरियाणा 6.80, महाराष्ट्र 6.7, मध्य प्रदेश 6.64। कम महंगाई वाले राज्यों में दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, आपको उड़ीसा है। तो ये सब राज्य का नाम याद रखना है, तो डाटा आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसका कभी भी। देखिए मैं रुपये की बात कर रहा था, इस दौरान भारत ने को अतिरिक्त लगभग 33.4 अरब डॉलर रुपये बेचे गए अपने स्टॉक से, क्योंकि डॉलर का मूल्य बढ़ गया था इसके अनुपात में। तो इसी पर देखिए बहुत से देशों का आंकड़ा दिया गया है, सर्वोच्च बिंदु 20 अक्टूबर को गया। तो ये प्रश्न पीटी में पूछ सकता है, किस दिन रुपये का मूल्य सर्वोच्च स्तर को छुआ। तो 83.20 रुपया इसका मूल्य हो गया था, $1 के मूल्य जो हुआ था भारतीय मुद्रा में 20 अक्टूबर को सर्वाधिक हो गया था। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपको 22 जो है 22-23 का जो प्रतिशत है मजबूत रहा रुपया 7.1%, जबकि इसी अवधि में 6.9% गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले एशिया मुद्राओं में आई गिरावट की बात करें तो भारतीय मुद्रा का प्रदर्शन बेहतर है। तो देखिए चीनी मुद्रा की गिरावट 10.6% हुआ है, देख लीजिए चीनी मुद्रा। इंडोनेशिया मुद्रा का 8.7% हुआ है, फिलीपींस पेसो का 8.5% हुआ, दक्षिण कोरिया का 8.1% हुआ है, ताइवान का डॉलर का मूल्य 7.3% गिरावट दर्ज की। एशियाई मुद्राओं के संदर्भ में बात देख रहे हैं, और वैश्विक मुद्राओं में भी भारत का मुद्रा डॉलर के मुकाबले तो गिरा है, पर अन्य देशों की मुद्राओं में विस्तृत हुई है। देखिए यहाँ पर कुछ योजनाओं का नाम दिया गया, संसद जुड़ी कुछ खास बातें की गई, तो उसको याद रखना है, डाटा दिया गया है, इन सब डाटा का यूज कर सकते हैं। विभिन्न कंपनियों विकास गतिविधियों के लगभग 36.145 करोड़ रुपया रिलीज किया गया पैसा, इसे याद रखिएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़े उत्पादों को किसी तरह का प्रतिबंध का कोई इरादा नहीं है, सरकार यह बोल रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 9.98 लाख करोड़ रुपए ऋण बंटवारे किए गए अभी तक, 9.98 लाख करोड़। तो सोच लीजिए प्रधानमंत्री, आपको बताना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लाई गई थी, ठीक है ना। इसका स्लोगन क्या है यह भी बताना, स्लोगन क्या है, स्लोगन क्या है इसका यह भी बताना आप लोग को है, जो मुद्रा योजना है उसका स्लोगन क्या है, तो आप इसे बताइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसी में प्रमाण पत्र, महालेखा प्रमाण पत्र, जीएसटी दावों की मंजूरी प्रदान की। और कॉर्पोरेट मामलों में इंद्रजीत जो राज्य मंत्री है, लोकसभा में बताए लगभग 35,600 कंपनी चीनी डायरेक्टर रहे हैं। देखिए कितना कॉर्पोरेट मामलों में ये सब चीज़ें देखिए, और सब चीज़ें। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 60.13 लोग परसेंट इससे लाभ प्राप्त हुए थे। सब आंकड़ा आप लोग को यूज़ करना है, ठीक ना, कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें की जा सकती है। अब देखिए फ्लेक्स ईंधन बढ़ावा दिया जाएगा, जरूरत है। दैनिक गडकरी जो हमारे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन में, इनका इंटरव्यू आप देखिएगा, जब भी इनका इंटरव्यू आए ना नितिन गडकरी जी का, तो आप इंटरव्यू इनका जरूर देखिएगा यूट्यूब पर, और इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। इनके जो विचार है ना बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, समस्याओं को कैसे जड़ से समाप्त करना है ना, इनके बारे में या कहा जा सकता है कि इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को कवर करते हैं। तो आपको इनके जो आइडियाज़ हैं ना ज़रूर देखनी चाहिए, ज़रूर समझनी चाहिए, ताकि है ना आपका एग्ज़ाम में बहुत चीज़ का हेल्प मिल सके। तो इनकी क्या है, ये आपको यूट्यूब पर सर्च करना है,
फ्लैक्स फ्लैक्स ईंधन और क्या कहते हैं नितिन गडकरी। तो ये आप सर्च कीजिएगा तो इनके वीडियो आपको आ जाएंगे, तो उनके वीडियो देखिएगा तो चीज़ें ना बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने समझाया है कि हम कैसे इनोवेटिव तरीके से ईंधन की पूर्ति कर सकते हैं। जो हम दबाव यूरोप के क्षेत्र को झेलते हैं लगातार इस प्रकार से, उसको कम सकते, या तो जो ईंधन है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इसलिए एक न्यूज और है, ईडी के निदेशक सेवा विस्तार किया गया, विधुर याचिका केंद्र के मांगा जवाब है। तो जवाब क्या आता है उस पर हम लोग वेट करेंगे। तब तक याद रखिए जो वर्तमान जो प्रवर्तन निदेशालय के संजय कुमार मिश्रा, उनकी तीसरी बार सेवा वृद्धि की गई है। और देखिए यहाँ पर सेवा वृद्धि के संदर्भ में बातें यहाँ पर लास्ट में की गई है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नवंबर 2023 तक ये पद पर बने रहेंगे। 62 वर्षीय मिश्रा पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 वर्ष के लिए ईडी के निदेशक नियुक्त किए गए थे और लगातार 3 बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ संवैधानिक प्रावधान क्या है, ईडी और सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल 2 वर्ष की अनिवार्य अवधि के बाद 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा यह बढ़ाने की क्षमता है सरकार के पास, उसमें ही प्रश्नगत किया, ऐसा अगर रहेगा तो चीज़ें कैसे काम चलेगी। प्रश्न किया गया, अब न्यायालय के समक्ष क्या हलफनामा आता है इसे हम लोग वेट करेंगे। पहले ज्ञानी नहीं बनना है, पहले सरकार की बातों को समझना है। इस मुद्दे पर सरकार ऐसा क्यों कर रही है तो उसको पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए मैं लगातार जयशंकर जी का फैन होता जा रहा हूँ। रीज़न इसके पीछे क्या है, जो बातों में इनकी स्पष्टता रहती है ना, मुंह पर जाकर टू द पॉइंट बातें करते हैं, इसलिए इनकी व्यक्तित्व इनका पसंद होता जा रहा है मुझे। विकसित देशों के वादे पूरे नहीं करने पर आएगी आपदाएं, और भी आएंगी आपदाएं। उनके मुंह पर जाके ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार जो देश है झूठ बोलना बंद करें। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था 27 के मामले में, ऐसे बहुतों आपको सम्मेलन होंगे, कोप सम्मेलन होंगे। जब तक हम समस्याओं को इस संदर्भ में नहीं समझेंगे, इससे हमारा पृथ्वी भविष्य क्या है, वैश्विक साझा भविष्य क्या है। और मैंने आपको उस दिन क्लास में बताया था ना, जब ले रहा था तो ये चीज़ बताया था कि समस्याओं का निदान है ना तत्कालिक रूप से करना, जब प्रारंभ करेंगे उससे ज़्यादा इसके व्यवहारिक पक्ष को समझना कि अभी वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी समस्या वैश्विक समस्या है। अगर इस पर हम सॉल्व आउट ईमानदारी से नहीं करते हैं ना, तो आने वाले भविष्य को हम एक ऐसे सोसाइटी देकर जाएंगे जहाँ पर डर ये लगा रहेगा कि हम कब तक अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। ये समस्या है और इसी के संदर्भ में इनके द्वारा बोला गया कि जिम्मेवार बनो और जो झूठ बोलना बंद करो की चेतावनी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जैसे जैसे यह बात स्पष्ट हो जाएगी, विकसित देश अपने किए गए वादे को पूरा करने के तैयार नहीं है और भी प्राकृतिक आपदाएं आएगी। विकसित देश अपने किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो ये क्या होगा कि और भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। जब तक प्रौद्योगिकी को डेवलप नहीं करेंगे और हम जो चीज़ें डिसाइड किए हैं कि हमको ये कम करना है, आपको हाल ही में ना रिलीज किया गया था डाटा कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगर जो टारगेट 30 का है तो कब पूरा हो रहा है, भारत 59 में कर रहा है और देश लेट से कर रहे हैं। तो लक्ष्य तो हम निर्धारित करते हैं पर उसको धरातल स्तर पर उतारने के लिए कार्य और दिशा हमारी धीरे रहती है, उसके लिए बहुत सा एक्सक्यूज रहता है। तो एक्सक्यूज समस्या का समाधान नहीं होता है, एक्सक्यूज एक और एक्सक्यूज को जन्म देता है। ध्यान रखिएगा, एक एक्सक्यूज और एक एक्सक्यूज को जन्म देगा। ये एक्सक्यूजमेंट है ना, लगातार डेवलप हो जाएगा, तरह तरह के एक्सक्यूज आएंगे और पता चलेगा जो समस्या है वो कहीं लाखों कोसों दूर हो गया है और वो जो समस्या का निदान होना चाहिए वो हम विपरीत जाके बात कर रहे हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है, विकसित देशों की बात करें, अगर लगता है कि आपका नेतृत्व होना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, तो हमको इस तरीके से बात करनी होगी कि हम जाके समस्याओं का निदान कर सकें। और यही बात इनके द्वारा भी किया गया, जो मैं COP26 का जो आपको चीज़ें को ले रहा था ना, उसमें देखिए एक और पराकाष्ठा देखिए, व्यक्ति को कैसे झुलाया गया, हैंग ओवर किया गया है। ईरान में एक और प्रदर्शनकारी को फांसी पर लटका दिया गया है। और मैं आज ही भविष्यवाणी करता हूँ, आप लोग ये चीज़ समझ जाइएगा, अगर ईरान इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय नहीं लेता है ना, तो आप विश्वास मानिए अगले 6 माह के अंदर है ना, वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। और अभी तो एक प्रदर्शनकारियों को लटका रहा है ना, ऐसा अगर डेली आपको 10, 15, 20, 25 प्रदर्शनकारियों को लटकाना पड़ जाएगा अगर इस धार्मिक
मांग पर वो अड़ा रहा कि नहीं, हम हिजाब जैसे मुद्दे पर चीज़ों को ऐसे ही ट्रीट करेंगे। यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देता हूँ, चीज़ों को समझ लीजिएगा। कोई भी धर्म विशेष हो, वो किसी भी देश का हो, वहाँ पर वर्तमान सभ्यताओं के आधार पर अपने धर्म विशेष की परिभाषा देखनी होगी। अगर आप नहीं देखते हैं तो जो चीज़ें आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो क्या होगा कि चीज़ें और भी होंगी, बदलाव उसमें आएंगे और विरोध प्रदर्शन होगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, आपके दादा परदादा जो थे, हमारे दादा परदादा थे, या किसी भी धर्म पंथ में देखिएगा, दादा परदादा थे, उनके बच्चे थे, या वर्तमान आपको जो आने वाले जनरेशन है, दादाजी का जो व्यवहार था हमारे हिंदू में मान लीजिए, या अन्य में भी मान लीजिए, अन्य में क्या वही व्यवहार उनके पिता में रहा है? कुछ कमी आई होगी ना, जितनी कट्टरता इनमें रही होगी उतनी कट्टरता इसमें कम आएगी। ऐसे ही अन्य धर्मों में कट्टरता कहने का मतलब इन सेंस अपने विचारों में जो कट्टरता होता है कम हुई होगी ना, थोड़ा सा मॉडरेट होंगे, उनके बच्चों में आएगा, कुछ कम होगा, आने वाले समय में और कम होगा। एक समय ऐसा आएगा ना कि हम उन संदर्भों को समझेंगे जो मानवीय व्यवहार पर सही होगा। और अब युग आ रहा है, युग क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजी का। तो लोग बच्चे जो बनेंगे ना, कि हम रिजुअल धार्मिक आधार पर जो चीज़ें होती है ना, वो कम होकर हम चीज़ों को सिचुएशन विज्ञान के आधार पर, तर्कों के आधार पर चीज़ों को सही सही ठहराने की कोशिश करेंगे। और जो भी देश इस मुद्दे को अभी नहीं समझ रहा है ना, तो आने वाले कुछ दशकों में, कुछ वर्षों में ही समझ जाएंगे कि नहीं, ये समस्या कहाँ हमको लेकर जाएगी। तो ये चीज़ है ना, ईरान को समझ जानी चाहिए कि मांग क्या है, कि वर्तमान में उठते अन्य सामाजिक जो दायित्व है उसके संदर्भ में मांगे हो रही है, और आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसमें। और अगर हम इस पर कुछ ठोस निर्णय नहीं लेते हैं ना, और प्रदर्शन लगातार बढ़ेगा और गृह युद्ध होगा। तो चीज़ें आप समझिएगा, वही पहले वाली बातें आप लोगों को समझनी है, बाकी चीज़ें सेम है। तो आज का न्यूज़ एनालिसिस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। कोशिश करता हूँ जो भी न्यूज़ एनालिसिस हुआ होगा मैं उसमें पूरी तरह न्यूट्रल होने की कोशिश करता हूँ। किसी प्रकार का बायनेस आ जाता है, वो देखिए बात व्यवहार के साथ उत्पन्न हो जाता है। ऐसा मेरे किसी भी मुद्दे पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं रखना चाहता हूँ। फिर भी बोलते क्रम में अगर क्षमा कीजिएगा अगर निकल गया होगा तो ये चीज़ें वहाँ तक ही सीमित रखिएगा। चलिए, कल फिर हम लोग एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोग युक्ति आई इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐप पर जो टेस्ट दिया जाता है रेगुलर टेस्ट दीजिए। टेस्ट अपडेट हो चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद।